हेलो गाइस, दिस इज सीए प्रणय। स्वागत करता हूं मैं आपका लेक्चर नंबर 3 में। सर अपन सीए में इंटरमीडिएट पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं। इसका भी ये फर्स्ट लेक्चर है। प्लीज दोस्तों, मैंने लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैंने इंट्रो ऑफ द बैच बताया, और लेक्चर नंबर 2 से अपन ने एक्चुअल कॉस्टिंग चालू करी कि व्हाट इज कॉस्ट। और आई थिंक जो जिसने सेकंड वीडियो देख लिया और जिसने अच्छे से देखा, और मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि जो भी थर्ड लेक्चर मतलब जो भी नेक्स्ट लेक्चर में होंगे आपको सेकंड लेक्चर क्या करना है, रिवाइज करके आना है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा कि आपने रिवाइज करके आया होगा, क्योंकि अपन डायरेक्टली अभी चलने वाले हैं एक बढ़िया से क्वेश्चन पे, जो कि इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। ठीक है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। मॉड्यूल के अलावा अपन कुछ नहीं करेंगे, मतलब करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, लेकिन अपना पूरा कवरेज स्टडी मटेरियल हो गया, आरटीपी, एमटीपीस, मॉडल टेस्ट पेपर्स। आरटीपीस सीए में नहीं रहता है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉडल टेस्ट पेपर्स इसके अंदर रहते हैं, वो सब अपन करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, कल जो अपन ने ताजी ताजी कॉस्ट शीट पढ़ी थी, याद है क्या सबको? बताओ 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 बताओ, याद है क्या सबको? कॉस्ट शीट पढ़ी थी अपने कल। तो एक बार अपन रिवाइज करेंगे कि कॉस्ट शीट क्या थी, कौन से आइटम्स आते, फिर उसका नाम क्या रहता, फिर और कौन से आइटम्स आते, तो फिर टोटल कॉस्ट आता, फिर टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते, तो बाद में सेल्स आता। कुछ याद है क्या? धुंधला धुंधला। सर हमको तो पूरी याद है, एकदम परफेक्ट कॉस्ट शीट याद है। चलो आ जाओ, कॉस्ट शीट की हेडिंग डालो, रफ में पूरी कॉस्ट शीट एक बार मेरे साथ लिखो। सबसे सबसे पहले, अगर अपन लाल कुर्ता बना रहे, लड़के इसको लाल घाघरा समझ लेना। सर अगर अपन लाल कुर्ता या लाल घाघरा बना रहे, तो सबसे पहले तो अपने को मटेरियल लगेगा। जी हाँ सर, फर्स्ट पॉइंट वॉज वॉट? मटेरियल। तो सबसे पहले मटेरियल डन। सर फिर मटेरियल के बाद उसको सिलने के लिए लेबर या एम्प्लॉय, तो ये प्लस हो गया लेबर। सर मटेरियल और लेबर से कुछ नहीं होता, उसके ऊपर जो चमकी लगाते हैं, लड़कियों के घाघरों में तो और बहुत सारी चीजें लगाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? जो डायरेक्ट कुर्ते के ऊपर या जो डायरेक्ट घाघरे के ऊपर जो लगने वाला है, उसको क्या बोलेंगे अपन? डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है सर। तो ये तीन ऐसे एक्सपेंसेस है जो, बताओ, ये तीन ऐसे एक्सपेंसेस है जो आप कुर्ता या घाघरा देखते बराबर बोल सकते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसका क्या नाम है? प्राइम कॉस्ट। परफेक्ट एकदम। 2 मार्क के लिए एमसीक्यू सा, मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। मैंने आपको जैसा बोला, पूरी केस स्टडी बना के दिया उन्होंने। लास्ट में बोला व्हाट इज प्राइम कॉस्ट। आपको मालूम नहीं होना व्हाट इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब सबसे मेन कॉस्ट। कुर्ते को देखते बराबर अपने को इसमें क्या दिख रहा? मटेरियल दिख रहा, स्टिचिंग का लेबर दिख रहा, और क्या दिख रहा? उसके ऊपर जो थोड़े थोड़े वो मोती लगाए, ये लगाए हीरे मोती, मतलब सही वाले नहीं, वो जो नकली वाले मोती लगाते ना, बस बस वही। तो वो प्राइम कॉस्ट। सर उसके बाद, मैंने आपको बताया था, ये स्टोरी हमेशा आपके वापस दिमाग में रखना। पुणे में आपका हेडक्वार्टर्स है और नागपुर में आपकी फैक्ट्री है। सब सबसे पहले कुर्ता यही बन रहा। ठीक है, कुर्ता यहाँ बन रहा। अब जब कुर्ता नागपुर में बन रहा, तो नागपुर के पूरे जितने भी खर्चे हैं फैक्ट्री के, ऑब्वियसली अपन वो कुर्ते से रिकवर करेंगे। अब सर क्यों कुर्ते से रिकवर करेंगे, ये सब अपन ने लेक्चर नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ वही बात किया। कॉस्ट शीट क्या है, क्यों क्या है, इसके बाद ये क्यों आता, इसके बाद वो क्या था, अपन ने डिटेल में बात किया। एंड आई होप कि वो लेक्चर जिसने पूरा अच्छे से देख लिया, ठीक है, मेरे साथ इंटरेक्टिव करते करते, आई नो दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर, लेकिन मैं जब पूछ रहा हूँ कि भाई इसके बाद क्या आता, और मैं जब वेट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप आंसर दोगे। जब आप आंसर दोगे ना, तो जब भी अपना जो टारगेट है ना 70+ का, वो पूरा होगा। आप बच्चों ये चीज को समझो। 70+ का टारगेट ऐसा नहीं होगा कि आपने परफेक्ट लेक्चर्स देख लिए पूरे, फिर नोट्स अच्छे से मेंटेन कर ली। सिर्फ इतने से काम नहीं होता। अगर इतने से काम होता था, तो आपको पता है कि लेक्चर्स, मतलब अगर मान लो 100 बच्चे एग्जाम ले रहे, 100 बच्चे एग्जाम दे रहे, तो 90+ तो लेक्चर्स लेते ही, लेकिन रिजल्ट 90% आता क्या? नहीं। क्यों रिजल्ट कम आता? क्योंकि जो बाकी की चीजें जो बच्चे नहीं करते, जैसे लाइफ में इंटरेक्शन, देखो क्या होगा पता है क्या? जब आप मेरे से इंटरेक्ट करोगे ना, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा, आप उसका जवाब देंगे, आपके ये जो इधर ब्रेन है ना, उधर रजिस्टर होते जाएगा, आपके खून में कॉस्टिंग जाएगा। आप सीए में बनने वाले हो, तो खून में कॉस्टिंग जाना इज वेरी मैंडेटरी। खून में अगर कॉस्टिंग नहीं गया, तो फिर सीए में बन के फायदा क्या है भाई? एक बार का ऑडिट कम पढ़ो, 40 लाएंगे तो चलूंगा। एक बार का अकाउंट्स कम पढ़ो, 40 लाओगे तो चलेगा। लेकिन कॉस्टिंग में तो बेयर मिनिमम योर टारगेट मस्ट बी 60। बेयर मिनिमम मतलब आप पासिंग इन 60 पैसे समझ के चलो, क्योंकि कॉस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट है और लॉजिकल भी है ना। देखो, आप ये फील्ड में आए, इसका मतलब क्या, आप कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे मेरा बिजनेस माइंड है। सर बिजनेस माइंड है तो बिजनेस माइंड की तरह से सोचना चालू करो। सिर्फ याद रखना है कॉस्ट शीट में, हाँ मटेरियल लेबर ओवरहेड, नहीं भाई, यार रट्टा नहीं मारना है। कॉस्टिंग इज इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कि अगर आप बिना रट्टा मारो भी पढ़ोगे ना, तो आपको पूरा का पूरा कॉस्टिंग जम जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है कि आपको कॉस्ट शीट समझे, रैदर देन आप क्या बोलते हैं, इसको याद करो। मटेरियल के बाद लेबर, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फिर उसको बोलेंगे ये।
समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं करना है अपने को। आप अगर एक बार फ्लो समझ गए ना, हाँ भाई ऑब्वियसली मटेरियल के बाद लेबर आएगा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस वो हो गया प्राइम कॉस्ट, फिर सर फैक्ट्री के खर्चे, फिर सर पुणे हेडक्वार्टर के खर्चे, फिर मैंने बताया था कि अहमदाबाद से एक ऑर्डर आया, अहमदाबाद से गुज्जू भाई ने कॉल किया, बोले सर हैंडराइटिंग थोड़ी समझ लेना, अहमदाबाद लिखना पड़ेगा, एक काम करो आगरा लिख लो, आगरा से ऑर्डर आया, आगरा से गुज्जू भाई का फोन आया, बोले सर प्लीज वो कुर्ता भेज दो। अरे भाई सेलिंग मतलब पुणे से आगरा भेजने का खर्चा तो लगेगा ना, तो वो खर्चा गुज्जू भाई से रिकवर करेंगे। दैट इज व्हाट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ये फ्लो, ये स्टोरी, मतलब स्टोरी याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप जैसे मैं कुर्ते का एग्जांपल लिया, आप कोई भी एग्जांपल लो ना, ईच एंड एवरी एग्जांपल में ये सेम रहेगा, बस कंपोनेंट्स अलग रहेंगे। मान लो अगर अपन कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल में आएगा ये जो कपड़ा, मतलब ये जो मटेरियल है वो खरीदना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल में इसके अंदर की मशीन आएंगी। डायरेक्ट लेबर में इसका पूरा मशीनिंग, मतलब जो इसको सब असेंबल कर रहा है उसका कॉस्ट आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में मान लो ये कैशियो का ये प्रिंट लेके आए, ये लगाने का, ये इसको ऊपर से लैमिनेट कर रहे हैं, वो सब आ गया डायरेक्ट एक्सपेंस में। अब ये हो गया क्या, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद ये फैक्ट्री में बन रहा, तो फैक्ट्री के पूरे खर्चे, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, फिर वो अगर पुणे हेडक्वार्टर्स में आके बेच रहे हैं या कहीं भी दूसरे हेडक्वार्टर्स में जा रहे हैं, उधर के पूरे खर्चे। आप समझ रहे कितना लॉजिकल है सर? है क्या कुछ तो बताओ? नहीं। नेक्स्ट खर्चा सर बोलो, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ये हो गया प्राइम कॉस्ट। इसके बाद सर फैक्ट्री ओवरहेड्स, पूरे के पूरे फैक्ट्री ओवरहेड्स के खर्चे, तो अपन इधर क्या लिख देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर ओवरहेड्स का मतलब आपने डिटेल में नहीं बताया, बताऊंगा जब काम आएगा। अभी के लिए आप समझो कि ओवरहेड्स मतलब खर्चे, ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस। ठीक है सर, फैक्ट्री के पूरे एक्सपेंसेस हो गए, तो सर अब फिर पुणे हेडक्वार्टर के एक्सपेंसेस ले लेंगे, लेकिन इसको बोलते क्या? इसके पहले सोचो, एक सेकंड सर, इधर कुछ डब्ल्यू भी तो आएगा, क्योंकि फैक्ट्री में जो फिनिश गुड्स हो जाते हैं वो डायरेक्टली हेडक्वार्टर में भेज देते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर के पास जो गोडाउन रहता है उधर रखते हैं, क्योंकि डिस्पैच तो उधर से होगा। लेकिन जो जैसा रॉ मटेरियल ये है और ये फिनिश गुड्स है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स तो इसके बीच में होंगे ना, वर्क इन प्रोग्रेस, तो सर वो भी तो फैक्ट्री में ही जुड़ते हैं। हाँ, क्योंकि फैक्ट्री में वर्क इन प्रोग्रेस है ना। हाँ, पुणे में हेडक्वार्टर में आके वर्क इन प्रोग्रेस में रहते थे तो पुणे में कर देते, लेकिन यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस है ना, तो यहाँ पर खर्चे इधर ही ऐड होंगे। तो मैंने क्या बोला था, ऐड ओपनिंग, बोलो WIP एंड माइनस क्लोजिंग WIP। क्लियर? यस सर, ये क्लियर। उसके बाद सर इसको क्या बोलते हैं, अब बताओ। ये पूरे का के खर्चे सर फैक्ट्री के, तो अभी तक इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इसको बोलते हैं, फिर इसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या एडजस्टेड कॉस्ट कॉस्ट नहीं, इसको वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं अपन ने, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है सर, ये इधर के हो गए। अब सर पुणे के एक्सपेंस, पुणे में हेडक्वार्टर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सर ये क्या है सर, एडमिन ओवरहेड्स। ठीक है सर एडमिन ओवरहेड्स के बाद यहाँ पर आप फिनिश गुड्स को ओपनिंग WIP करो, लेकिन उसके पहले मैंने क्या बोला था कि इधर वाले सेल कब करेंगे, जब एडमिन वाले सेल्स जनरेट करेंगे। तो इधर तक के पूरे खर्चे को अपन क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद आ रहा क्या, फ्लो समझ रहे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बोले, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए भी तो सेल्स का करना जरूरी है, इसलिए तो एडमिन ओवरहेड्स कुछ में लिए। नहीं तो अपन ने पहले डिस्कस किया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यही रहेगा। लेकिन भाई ये लोग जब कब काम करेंगे, ये लोग जब एडमिन ओवरहेड्स लगेंगे। मान लो एडमिन में कोई बैठा ही नहीं है तो सेल्स ही जनरेट नहीं कर रहा, तो प्रोडक्शन क्या करेंगे? आप समझ रहे? तो पुणे के एडमिन ओवरहेड्स में बैठना लोग जरूरी है, तो वो जो खर्चे है पुणे के एडमिन ओवरहेड्स वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन करने का ही कॉस्ट है। क्लियर है भाई? ऑब्वियसली वो लोग बैठ के जब सेल के लिए कॉल करेंगे या वो लोग सेल्स के लिए फोन आएंगे, जब एंटरटेन करेंगे उन लोगों को, तो ये तो अपने को सेल्स बनेगी, तो ये लोग प्रोडक्शन करेंगे नागपुर वाले। हाँ सर, बात तो सही है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जम गया, यस सर जम गया। इसके अलावा अब यहां पर अपन क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। आप भी लिख रहे हो ना ये भाई, मेरी एग्जाम नहीं अकेले की, आप समझो आपको भी साथ साथ लिखना है। जितने बार लिखोगे ना, मैं आपको बता रहा, कॉस्ट शीट सिर्फ 7 मार्क के लिए नहीं, आपको हर चैप्टर में कॉस्ट शीट का थोड़ा थोड़ा वो मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, एहसास। मतलब जैसा जिंदगी में एक बार ब्रेकअप होने के बाद हर पल 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 उसकी याद आती ना, बस वैसे ही कॉस्ट शीट है। मटेरियल पढ़ेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट पे अपने को कॉस्ट शीट का रेफरेंस लगेगा, या नहीं भी लगेगा तो भाई लाइफ में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, लगेगा तो सही, लेकिन आपको भी कॉस्ट शीट आना जरूरी है ना। कोई भी आपके घर में बिजनेस वाला होगा, उससे बस उससे थोड़ा थोड़ा बैठना और बातें करना कि भाई अच्छा, जिसकी फैक्ट्री भी हो, ठीक है सर, अच्छा मटेरियल आता, फिर लेबर आता, फिर ओवरहेड आता, उनका देखना क्यों, उन्होंने जो सेल
उन्होंने जो सेल्स प्राइस निकाली है ना, वो कहां से निकाली सेल्स प्राइस? ऑब्वियसली उन्होंने पूरा कॉस्ट मिलाया होगा, फिर उसमें से अपना प्रॉफिट ऐड किया होगा, फिर सेल्स प्राइस आई होंगी। तो अब जब कॉस्ट पे उनसे बातें करना, कॉस्ट में फिर आपने मटेरियल तो लिया होगा, फिर आपने लेबर लिया होगा, फिर आपने फैक्ट्री के पूरे रेंट भी लिए होंगे, फिर जो आपके जो ये ऑफिस में बैठते जहाँ से सेल होती उसके भी खर्चे मिलाए होंगे। तो आप देखना कोई ना कोई खर्चे वो मिस करना भूल जा रहा, सो दैट उसका एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट आना कम आ रहा। तो आप जब बात करोगे ना ये समझेंगे आपको, तो ये फ्लो हमेशा दिमाग में रखना। क्लियर है दोस्तों? अब जब ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स आ गए तो अपन ने क्या बोला था, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। देखो यहां तक क्या हो गया, गुड्स पूरे बन गए, इसको बेचना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, तो इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर वो जो टू बी सोल्ड है वो खा लो, अब ये रेडी है, ये मैं अगर पुणे में कोई बेचने आएगा तो मैं दे दूंगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ इतनी कॉस्ट लगे। लेकिन आगरा से या अहमदाबाद से गुज्जू भाई का फोन आ रहा कि प्रणय भाई मुझे है ना ये बेचो, आप ये मुझे बेचो और मुझे भेज दो अहमदाबाद, ठीक है मैं फोन रखता हूँ क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी आने वाले मिलने को, रख दिया। अरे भाई मेरे को यहाँ से अहमदाबाद भेजने के लिए एक्सपेंस तो लगेगा, तो दैट इज नथिंग बट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग। अब मान लो अहमदाबाद से कुछ कॉल नहीं आ, कोई कॉल ही कॉल नहीं आ रहे हैं, तो अपने को डर लग रहा, अरे भाई ये क्या हो रहा अपने साथ जीवन में, सेल्स क्यों नहीं जनरेट हो रही, अपन ये सोच रहे हैं। अब उसके लिए फिर टीम ने क्या किया, एडवर्टाइजिंग किया, वो भी खर्चे यार, क्योंकि कॉस्ट देखो गुड्स सोल्स, देखो गुड्स के ऊपर जितनी कॉस्ट लगी इधर, अब इसको बेचने के लिए खर्चा है ना, अब इसको क्या बेचने के लिए खर्चा है ना, तो ये ऑब्वियसली सेलिंग के लिए खर्चा है, तो दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। दिस द कॉस्ट इज फॉर सेलिंग, आप ध्यान में रखना। तो बस इसमें अपन ऐड करेंगे क्या, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सर लास्ट में क्या आएगा बताओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी अपन ने ले लिया, तो फाइनल क्या रहेगा बताओ। बस सर दिस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स की कॉस्ट है ये। आप समझो जो भी आप इंग्लिश में लिख रहे हो ना उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो और अपने दिमाग में स्टोरी रिक्रिएट करो। हाँ सर बराबर, नागपुर से बन गया, इधर आया, फिर इससे बन गया, गुड सोल्ड हो गए। भाई सेलिंग करने के लिए एडवर्टाइजिंग लग रही है, अपन ने एडवर्टाइज भी कर लिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, समझ रहे हो? अब जब कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई, सिर्फ ये तो सेल्स की कॉस्ट है, मतलब अपन जितना सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट है ये। अरे भाई कॉस्ट एक बार का ठीक है, लेकिन कॉस्ट में जब प्रॉफिट डालेंगे तो ही तो अपना क्या निकलेगा, बोलो सेलिंग प्राइस निकलेगा ना। तो दैट्स इट, ये अपन यहाँ से अपन ने क्या डाला, प्रॉफिट डाला, तो अपना क्या आ गया बताओ दोस्तों, सेलिंग प्राइस, या टोटल सेल्स बोल सकते हैं अपन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट या टोटल सेल्स बोल सकते हैं। बोलो अरे बोलो क्लियर है क्या? स्टोरी आपको रिक्रिएट करनी पड़ेगी बार बार, सो दैट आप है ना ये भूलो ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट अब निकलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए अपन ने पहले के 13 मिनट भी इसके लिए दे दिए, ठीक है। अब फर्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो, सो दैट जो अपन जो पढ़ रहे अपने को समझे तो सही, अपने को जम रहा कि नहीं जम रहा, ठीक है। ये पास पेपर का क्वेश्चन नहीं है, मॉड्यूल का क्वेश्चन, मॉडल टेस्ट पेपर में भी आया है और स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चन है, तो देर किस बात की, आ जाओ। क्या क्वेश्चन दिया है सबसे पहले वो पढ़ो, क्वेश्चन क्या निकालने वाले, देखो क्वेश्चन पढ़ना है ना, मैं आपको बता देता हूँ, बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं, 2-3 है ना टिप्स लिख लो आप कि हाउ टू सॉल्व बिग क्वेश्चन, ये लिख के रख लो। सबसे फर्स्ट ठीक है, ब्रेक द क्वेश्चन इनटू स्मॉल पार्ट्स, ब्रेक द क्वेश्चन इनटू स्मॉल पार्ट्स, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, रीड ईच एंड एवरी लाइन, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको दे देगा कि 5% इसका 2% इसका, और आप अगर भूल गए तो पूरे के पूरे मार्क्स चल जाएंगे। समझो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, स्टेप मार्किंग मिलती है, लेकिन मान लो आपने फर्स्ट स्टेप भी गलत कर दिया तो नीचे ऑब्वियसली उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस रहेंगे, तो पूरे गड़बड़ हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, रैदर देन पूरा क्वेश्चन वापस आंसर फाइनल गलत आया तो वापस क्वेश्चन पढ़ो, उससे अच्छा पहले बारी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। और तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, ये बच्चे गलती करते हैं, रीड क्वेश्चन केयरफुली, और लास्ट में ट्राई टू एक्सप्लेन यूर सेल्फ इन हिंदी, बातें करो क्वेश्चन से कि भाई ये क्या बोल रहा, अच्छा इसका मटेरियल लगा, अच्छा इसका लेबर लगा, ओ फैक्ट्री ओवरहेड तो इसके बाद आएगा, इसको क्या बोलेंगे टोटल मिला के, बोलो फैक्ट्री ओवरहेड भी लगने के बाद सर फैक्ट्री कॉस्ट, फिर एडमिन लग गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर वो ओपनिंग फिनिश गुड्स लग गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर वो एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लग गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट लग गया सेल्स।
सिंपल है। बार बार ऐसे बोलोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट तो आप जिंदगी में नहीं बोलोगे फिर, और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मालूम है पेपर 8 हुआ नहीं, पेपर 12 में भी कॉस्ट शीट लगेंगी, पेपर 12 हुआ नहीं, पेपर 16 में भी, और जिंदगी भर कॉस्ट शीट तो बेसिक है भाई लगेंगी। कॉस्टिंग कर रहे हो तो कॉस्ट शीट तो लगेंगे ना। नेक्स्ट, रीड क्वेश्चन केयरफुली और बातें करो, हिंदी में खुद को समझा लो, मतलब अपनी लैंग्वेज में समझा लो। एक्सप्लेन टू योर सेल्फ इन योर प्रिफर्ड लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों, मेरे को ये समझ जाती, आपको मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा लिख लो, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोलता हूँ, अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन, घाई नहीं करेंगे, जो जो अपने को लगा उसको टिक कर देंगे। MNQ LLP सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च। सर LLP क्या रहता, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये सब अपने को अकाउंट्स में स्नेह मैम सिखा देंगे, आप मेरे को है ना अकाउंट्स के डाउट्स में पूछते जाओ। बेस्ड ऑन द गिवन डाटा प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट शीट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब आप समझो, व्हाट इज प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब क्या, दिस इज नथिंग बट कॉस्ट शीट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट का पूरा स्टेटमेंट। आप समझो, अपन जो मटेरियल लेबर ये सब निकाल रहे, लास्ट में क्या आ रहा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये क्या है, कॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है सर। नेक्स्ट, अब क्या क्या दिया है देखो, डिटेल्स सेल्स दिया, अब मेरे को बताओ सेल्स कहीं काम आती क्या। सर कॉस्ट शीट में सेल्स तो कॉस्ट तो कहीं नहीं लगता, लेकिन लास्ट में सेल्स का फिगर आता, जैसे यहाँ पर या सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, या पर यूनिट नहीं निकाले तो ये क्या रहेगा, या इसको अपन स्लैश डाल के बोलेंगे दिस इज नथिंग बट सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब पूरे कॉस्ट में लाके होगी, समझ लो 70 लाख रुपए, प्रॉफिट अपन ऐड करेंगे 10 लाख रुपए, तो सेल्स कितनी की होगी मेरी, 80 लाख की, तो 80 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। गॉट इट, आपको समझा डिफरेंस, समझा क्या, बोलो सेल्स किसको बोलते समझा। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब टोटल अभी तक कॉस्ट लेके आ गए। सर आपने तो बोला था ये पर यूनिट लेंगे, पर यूनिट देखो यहाँ पर 2 कॉलम आएंगे, एक तो अपन पर यूनिट बेसिस पे भी कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स अपने पास बनने वाले एस्टिमेटेड 50,000, तो टोटल कॉस्ट को बार बार 50,000 से डिवाइड करते करते लाएंगे, तो दैट इज पर यूनिट कॉस्ट। तो मटेरियल मान लो 1 लाख का लग रहा और 50,000 यूनिट है, तो एक यूनिट के पीछे कितना मटेरियल लग रहा, 2 रुपए का, समझ रहे। लेबर मान लो 5 लाख रुपए लग रहा टोटल लेबर कॉस्ट में लगे, और 50,000 यूनिट बता रहे, तो पर यूनिट सर 5 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 यूनिट्स, तो 10 रुपीज। तो ऐसा पर यूनिट से भी निकाल सकते हैं और टोटल भी निकाल सकते हैं। तो जब पर यूनिट निकालेंगे तो बोलेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, या सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इस टोटल सेल्स। सर क्या बोला आपने, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मान लो MRP, अपन क्या कर रहे हैं पार्ले जी का बिस्किट लेने गए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है उधर लिख के 10 रुपए, तो ये 10 रुपए, और मान लो अपने घर पे अपने बुआ लोग आए हुए सब, तो अपन ने कम से कम 50 पैकेट लेके गए, तो 10 × 50 500, तो उसकी सेल्स कितने की होगी 500। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सर 500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स टेकन, दैट इज 50 10। हाँ सर समझा, अपने किराना दुकान में गया, पार्ले जी का बिस्किट लिया 10 रुपए का था, मैंने अगर 25 ले लिए तो 10 × 25 इज 250, तो उसके सेल्स 250 की हो गई, लेकिन सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी है 10, जितनी भी सेल्स है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। परफेक्ट सर, मजा आ गया। अब इसने सेल्स दिया, सेल्स अपनी क्या काम की सर, एकदम लास्ट वाला अमाउंट दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फिनिश गुड्स WIP, फिनिश गुड्स WIP का बिगिनिंग इन्वेंट्री। सर बिगिनिंग इन्वेंट्री मतलब आप ये बोलना चाह रहे क्या कि दिस इज नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक। अब समझो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और WIP। सर फिनिश गुड्स का काम आएगा एडमिन ओवरहेड्स के नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, याद आ रहा, हाँ सर याद है सर, एकदम परफेक्ट याद है। एडमिन ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, फिर ये ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करेंगे, तो क्या आएगा दोस्तों, बोलो बोलो बोलो। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर यहाँ से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। परफेक्ट है दोस्तों, बताओ बताओ भाई बताओ बताओ। ऐसे बार बार देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए अपन इसको इतना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हर क्वेश्चन अपन इतने डिटेल में नहीं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपके लिए, तो आपको कॉस्ट शीट बार बार आपको याद करवा रहा हूँ, इसलिए अपन बात मतलब कोई पॉइंट हुआ नहीं कि अपन वापस से कॉस्ट शीट डिस्कस कर रहे हैं, आप समझ रहे ना। नेक्स्ट सर ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, जम गया, समझ गया। परचेस ऑफ द मटेरियल फॉर द ईयर, सर परचेस किधर आएगा सर, मटेरियल के टाइम पे अपन ने डिस्कस किया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक
याद है क्या? ऊपर आ जाओ, या ऊपर ही लास्ट में लिखे थे अपने कल रात को। देखो मटेरियल कैसा रहेगा, देखो रॉ मटेरियल अपन भाई खुद की फैक्ट्री आप समझो, साल का बिगिनिंग है तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर में पूरा मटेरियल यूज नहीं होगा तो ओपनिंग स्टॉक आ गया, प्लस ये साल में अपन जितना परचेस कर रहे हैं ऐड हो गए। कुर्ता लाल कपड़ा, लाल कपड़ा कुर्ता नहीं लाल कपड़ा, ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर कुछ बच गया होगा तो न्यू ईयर में तो ओपनिंग स्टॉक आ गया। फिर वो अपन ये साल भी तो बहुत सारा कपड़ा परचेस करेंगे, प्लस परचेस लेस, अब जब लास्ट ईयर एंड पे कुछ बच गया तो क्लोजिंग स्टॉक पे तो माइनस करेंगे। ये साल में कितना यूज हुआ वो कैसे समझेंगे, समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल कि लास्ट ईयर 31 मार्च को ना दुकान जब बढ़ा रहे थे, दुकान बढ़ा रहे थे मतलब दुकान जब आज के लिए क्लोज कर रहे थे, उसको बोलते हैं हिंदी में दुकान बढ़ाना। कुछ कुछ मारवाड़ी, अग्रवाल, जैन, गुजराती, सिंधी, इस ये भाषा में ये बोलते हैं। डेली ये नहीं बोलते कि दुकान बंद कर रहे, दुकान बढ़ा रहे बोलते हैं। दुकान बढ़ा रहे मतलब बोलने में क्या आ रहा है कि दुकान ग्रो कर रहे, लेकिन आज के लिए बढ़ा रहे मतलब शटर क्लोज कर रहे, ठीक है। तो दुकान बढ़ा रहे, 31 मार्च को जब बंद कर रहे थे ना तो देख लिया स्टॉक कितना है भाई, 400 यूनिट का है, ठीक है भाई 400 यूनिट का है, 400 यूनिट्स, ठीक है। वो बोले छोटू गिन ले स्टॉक कितना है, छोटू ने गिन के आया, चाय पीते पीते 400 यूनिट का स्टॉक गिन के आ गया। अब जब पूरे साल में बैठे और सोचे कि अपन ने लाल कपड़ा कितना मंगाया, फिर अपन ने देखे अपन ने तो 10,000 यूनिट का लाल कपड़ा मंगाया, 10,000 यूनिट का, कितना दोस्तों 10,000 यूनिट का लाल कपड़ा मंगाया, ठीक है। अब जब अगले साल मतलब 1 अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल को सुबह उठे और देखे भाई ओपनिंग स्टॉक कितना है, ऑब्वियसली कल रात को जितना क्लोजिंग था ये साल का ओपनिंग वही रहेगा ना। छोटू कितना है, वो बोला सर 400, 400 पकड़ लिए, प्लस 10,000 यूनिट जो पूरे साल में परचेस करे, लेस 31 मार्च को क्लोज कर रहे जिस दिन। अब फिर वापस एक साल के बाद बोले छोटू गिन क्या माल कितना है, तो छोटू ने गिना और बोला सर 250 यूनिट्स बाकी है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये ईयर 23-24 है, तो ईयर 23-24 में अपन ने कितना मटेरियल कंज्यूम किया? सर सबसे पहले उठाओ ख्याल से, सर 400, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया, ये परचेसेस जो है ना ये इधर आएगा, ये नाम मैं देखा नहीं, मैं ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग ये मेरे दिमाग में था, ठीक है। सर ये साल में अपने कितना स्टॉक परचेस मतलब पूरा यूज किया? सर सबसे पहले 400 जो अपने दुकान पे था पहले दिन पे, फिर अपन ने 10,000 यूनिट और मंगाया तो 10,000 ऐड करें, लेस 250 यूनिट तो लास्ट डे पे बच गया था ना। तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल अपन ने ये साल में कितना स्टॉक परचेस किया, परचेस मतलब कंज्यूम किया 10,150 यूनिट्स, 10,150, समझ गए क्या आप? क्यों अपन ने 10,150 यूनिट्स किया वो क्लियर है। ये साल में कितना परचेस किया, आपको साल भर का कंफ्यूज हो रहा ना तो आप क्या करो, एक दिन का मान लो, एक दिन का, एक दिन के हिसाब से देखो आप एक दिन में कितना स्टॉक मतलब आज रात, आज जब ये वीडियो देख रहे ना आप, आज समझ लो आपकी दुकान है, ठीक है, बहुत बड़ा दुकान है। फिर जब अपन क्लोज कर रहे ना बोले छोटू गिन क्या रहे कितना स्टॉक है, उसने बोला सर अपने अभी अपना है ना स्टॉक, मान लो अगर अपन लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को झुमके बहुत पसंद है, ठीक है, तो झुमके का स्टॉक गिन के आ रहे छोटू, तो उसने बोला सर अभी है ना क्लोजिंग, आज का क्लोजिंग है 300 यूनिट, 300 झुमके है। अब अगले दिन जब आप सुबह आओगे तो ओपनिंग कितना रहेगा बताओ, 300 यूनिट। वो दिन में आपने बहुत सारे परचेस किए, तो कितने परचेस किए आपने बताओ? सर मैंने ना और 1100 झुमके परचेस किए। अब उस परचेस तो किए, सेल भी तो की है ना, आपकी बहुत बड़ी झुमके की दुकान है एकदम, मतलब वो बोलते हैं ना पुणे में एफसी रोड पे दुकान है आपकी, समझ लो, तो झुमके झुमके बेच रहे आप। क्लोजिंग फिर क्या हुआ लास्ट में दुकान में, क्लोजिंग देखा, बोले छोटू गिन क्या, तो छोटू ने बोला सर 250 यूनिट बाकी है, मैडम 250 यूनिट बाकी है। तो एक दिन में आप बताओ आपने कितना बेचा, ईमानदारी से आप बताओ, आपको समझा? सर 300 पहले थे, 1100 और आए, लेकिन अभी 250 अगर बचा है मतलब 250 बचा है तो 250 माइनस, तो इन ओवर इन ऑल 1150 यूनिट्स अपने बेचे, समझा? दुकान में सोचो 300 रुपए है, 1100 आ गए, उसमें से 250 ही बाकी है, इसका मतलब क्या 1150 अपन ने क्या किए, सेल किए। या अब यही फैक्टर में क्या रहेगा दोस्तों, समझा क्या आपको? मैं जो बोल रहा हूं समझा क्या, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना? ओपनिंग प्लस परचेस, एकदम लॉजिकल, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस पूरे सेल कर देंगे, जो भी बचा वही क्लोजिंग रहेगा ना, तो माइनस क्लोजिंग कर देंगे तो सेल्स आ जाएगा, डन। ये एक दिन का था, वैसे अपन ने क्या किया पूरे साल का पकड़ लिया। तो क्वेश्चन में क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, अब परचेस ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, इतना परचेस किया। मटेरियल एट द बिगिनिंग दिस इज नथिंग बट
ओपनिंग ऑफ मटेरियल, एट द एंड मतलब क्लोजिंग ऑफ मटेरियल। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, अभी की अभी, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा ना, तो ये क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ बताओ, फटाफट बताओ एकदम। ठीक है, ये चैप्टर जल्दी, मतलब ये चैप्टर क्वेश्चन जल्दी करो, अपने को मटेरियल कॉस्ट चालू करना है अभी। क्यों सर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे पूरा? नहीं, क्या है सर, देखो अपन, आपने बोला था सर ओपनिंग कितना है सर, अगर आपको ऐसा डर लग रहा ना कि ऊपर नीचे का पकड़ लेंगे, क्लास में ना ऐसे एक लाइन मार देना पेंसिल से, सो दैट अपन ऐसा गड़बड़ ना करो। सर ओपनिंग है 3,000 का, प्लस परचेजेस है 1,10,000 के, माइनस 4,000 है, बताओ। तो टोटल जब अपन कॉस्ट शीट बनाएंगे तो उधर मटेरियल का फिगर कितना लिखेंगे, 1,09,000 का फिगर आ रहा क्या? इंटरनल वर्किंग अपन वर्किंग नोट 1 में कर देंगे कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, मटेरियल कंज्यूम्ड या मटेरियल जो भी है, समझा? ओके सर, डन, मटेरियल समझ गया। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर तो डायरेक्ट दे दिया 65,000। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब सर अपने एग्जांपल में नागपुर के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे, क्या बोल रहा, 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है, 65,000, उसका 60% निकाल लो फटाफट। 65,000 का 60% कितना आ रहा बताओ, आ रहा 39,000। 65,000 इंटू 60%, 39,000, तो यहाँ अपन लिख दिए छोटे से 39,000। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर था, अब ये एंड ऑफ द ईयर है, तो ये क्या रहेगा सर, ये ओपनिंग था तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। नेक्स्ट, अदर एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंस मतलब क्या दोस्तों, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड के नीचे आएगा। एडमिन, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, उसके नीचे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा अपना बन के रेडी हो गया। फिर अहमदाबाद से पुनः गुज्जू भाई का 10% ऑफ सेल्स, सेल्स का 10%, एडमिन एक्सपेंस सेल्स का 5%। अब बताओ कॉस्ट शीट बनाना हार्ड है क्या? 5 मिनट का टाइम दे रहा, 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि अपने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया। 3 मिनट का टाइम दे रहा, फटाफट कॉस्ट शीट उतारो, कॉस्ट शीट। सर फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट में आपको बता दूं कि फॉर्मेट में ऐसे जितना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं रहता, लेकिन पर्टिकुलर्स, ठीक है, ऐसे 2 लाइन मार दो, ये इंटरनल वर्किंग के लिए, ये एक्सटर्नल वर्किंग के लिए। सर इंटरनल वर्किंग क्यों, किसी जैसा मटेरियल का डायरेक्ट आप इधर थोड़ी खिचड़ी करते बैठेंगे वो, ठीक है, अपन अंदर खिचड़ी करेंगे। सबसे पहले एक खाली मटेरियल का मैं लिख के आपको बता रहा, मटेरियल का अगर है इन्वेंट्री तो अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहले ओपनिंग कितना था भाई बताओ जल्दी जल्दी। ओपनिंग सर, ओपनिंग था सर 3,000, ऐड अपन करेंगे, ये देखो ये ओपनिंग है ना, परचेसेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द ईयर, तो आपको पूरा लिखना है परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर, समझ रहे क्या, परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000। कोई कोई सन की रहा ना तो मार्क्स काट देता, वैसे तो कटेंगे नहीं मार्क्स, मार्क्स इसके रहते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत ये लिख देना भाई, ओपनिंग के बदले ओपनिंग स्टॉक, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई, जब भी लेस कर रहे ना यहाँ पर उसको ब्रैकेट में डालने करो, क्योंकि यहाँ पर तो आप घाई घाई में लेस कर दोगे, लेकिन यहाँ पर मान लो आपने ब्रैकेट नहीं डाला तो आप इसको ऐड करके लिख दोगे, तो ये गलत तो पूरा नीचे का पूरा क्वेश्चन गलत, समझ रहे? आ जाओ आ जाओ फटाफट। तो ये इधर होने के बाद इसको टोटल करने के बाद कितना आया था अपना, ये 1,09,000, तो मटेरियल कितना हो गया भाई, 1,09,000। अब इसमें आपको ऐड क्या करना है आपको मालूम है, फिर वो तो ऐड करके, सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो दिया ही नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, जीरो। सिंपल, आपको मन से लेने का है कि नहीं सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो लगे ही होंगे, मैं ले लेता 10-15 रुपए, नहीं, इधर अपने पापा की नहीं चलेंगे, ठीक है, इधर अपने बाप की नहीं चलेंगे, इधर जो क्वेश्चन में दिया है भाई उतना ही करना है अपने को, जितना जितना नहीं दिया, अरे भाई नहीं दिया, नहीं लगे होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस के खर्चे, ऐसा जरूरी है कि डायरेक्ट एक्सपेंस लगेंगे ही। मटेरियल क्या क्या लेना है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आ रहा हटाओ, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं वो भी लिखो, फिर क्या ऐड करना है उसको क्या बोलते हैं, फिर क्या ऐड करना है उसको क्या बोलते हैं, पूरा लिखो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट फटाफट एकदम, मैं यही हूं, पानी पी रहा, आप लोग भी पानी पीते रहो।
बताओ। आई थिंक आप प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए होंगे, प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए होंगे आप। प्राइम कॉस्ट तक पहुंच चुके होंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लिख लिए होंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स का तो मैंने अमाउंट लिख दिया, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल करने से पहले आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया है, फिनिश गुड्स का भी दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी दिया है। तो ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग। समझ रहे, समझ रहे ना, वो बोलता ना कौन है अपना वो मीम, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। फटाफट एडमिन 5% ऑफ सेल्स। जब 5% ऑफ सेल्स रहता है ना दोस्तों, अपने को क्या करना है, 275,000 इंटू 5%, सिंपल। जो भी आ रहा आपका 275,000 इंटू 5%, दैट इज नथिंग बट 13,750। वैसे 10% फटाफट ऐड करो। कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आ गए क्या? 30 सेकंड का टाइम और आपके पास, फिर भाई करेगा तुम्हारा। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स तक तो आ गए, पर सर प्रॉफिट कहीं दिया नहीं है। प्रॉफिट कहीं दिया नहीं है तो आप समझो सेल्स का फिगर दिया है। कॉस्ट शीट इमेजिन करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज व्हाट, बोलो बोलो, सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ गई, सेल्स का फिगर है, तो इन दोनों का डिफरेंस है, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट रहेगा ना। अरे हाँ सर, निकल गया क्या? अगर आपका प्रॉफिट का फिगर 23,750 है तो आप जीत चुके हो। आ जाओ, अब अपन करेंगे। मटेरियल कर दिया था, उसके बाद सर क्या आएगा, लेबर। कितना था, 65,000 बराबर। लेबर कितना था भाई, 65,000। देखो जो जो भी हो जाता ना तो उसको ऐसा टिक मार दिया करो, सो दैट बाद में कभी कभी डाटा ऊपर नीचे रहा ना तो एट द एंड, ये छोटा क्वेश्चन है तो या तो अपने को वैल्यूज दिख रहे, लेकिन एट द एंड कोई कोई बड़े बड़े प्रॉब्लम रहते ना, फिर कोई वैल्यूज लिए नहीं लिए नहीं लिए, लफड़ा नहीं रहना, टिक मारते रहना। ये हो गया। फिर सर अपने पास डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। सर हमको भी अलग पेन से लिखना है क्या? नहीं, मैं सिर्फ, मेरे पास जब ये है तो मैं लिखूंगा, मेरे को अच्छा लगता। ठीक है, आपको एक ही पेन से लिखना है, ठीक है। एटलीस्ट क्वेश्चन एक पेन से करो। कंसेप्ट बुक आप ब्लू रेड ग्रीन येलो किस भी करो, उसको थोड़ा कलरफुल बनाने की खुद भी आप कोशिश करो, क्या पढ़ने में मजा आएगा। कंसेप्ट में ये सब नाटक मत करो, ठीक है सर। डायरेक्ट एक्सपेंस था, फिर फैक्ट्री ओवरहेड था 39,000 आपने निकाल लिया था, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स बाकायदा यहाँ लिखेंगे अपन, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना था, डायरेक्ट लेबर का 60%, तो यहाँ लिखोगे 65,000 इंटू 60%, चेक कर लो 39,000। इसके ऐड का क्या कर सकते हैं अपन, बताओ, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। बोलो क्या था ओपनिंग WIP के? सर वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग का 4,000, क्लोजिंग का सर 6,000, तो 4,000 क्या करेंगे, ऐड। तो अब वापस देखो ऐसा कर सकते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड को इधर लेके आ गए, ठीक है, 39,000 प्लस 4,000 कर रहे हैं, फिर 6,000 कर रहे हैं, या ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा कोई खास बात नहीं है। अब जब क्लोजिंग कर रहे, फिर नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, इसको क्या बोलेंगे अपन, एडजस्टेड फैक्ट्री कॉस्ट, या फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं आप नॉर्मली, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट नहीं कॉस्ट,
ठीक है, कितना है बताओ सर? 174 प्लस 39,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, बताओ 223। सही चल रहे हैं? नहीं सर, आपने तो माइनस करना चाहिए था, प्लस कर दिया, बस ऐसी गलती होती है, मैंने जानबूझ के किया, आपको ध्यान में आएगा। अपन यहाँ तो बराबर लिख देते, यहाँ पर अगर माइनस का लिखना भूल गए तो गड़बड़ हो जाएंगी दोस्तों, गड़बड़ हो जाएंगी। ये गलती मत करना, भारी गिरेंगी, लोग बेवकूफ़ बोलेंगे आता था लेकिन ये ऐसी गलती करके आया। 2,11,000 क्लियर है। अब ऊपर आ जाओ, एडमिन ओवरहेड्स, फैक्ट्री के पूरे खर्चे हो गए, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ले लिए। एडमिन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स कितना है? 5% ऑफ सेल्स, 13,750। आ जाओ, एड एडमिन ओवरहेड्स 5% ऑफ 275,000, बताओ कितना था? 275 का 5%, 13,750। क्लियर है सर? फिर इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। अब देखो, मैं एक बात बताता, आपको क्या बोला, ये क्वेश्चन क्या था? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हर एक के बाद कुछ ना कुछ नाम है, तो हर क्वेश्चन में आपको लिखना जरूरी नहीं है कि ये फैक्ट्री कॉस्ट भी है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो अगर आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं लिखते हुए डायरेक्ट अपन ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख रहे ना, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं जा पूछा ना, वाई वाई लिखना, बाकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ओके सर। और ऐसा कुछ स्किप कर सकते हैं क्या? स्किप कर सकते हैं लेकिन करो मत, ठीक है, एक फ्लो रहने दो। यहाँ पर चाहे तो अपन फटाफट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, ये दोनों को टोटल करके, लेकिन आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। तो बाकी मत स्किप करो, फैक्ट्री कॉस्ट लिखना है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लिखना है, उसके बाद का जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो लिखना ही है। तो सर यहाँ पर क्या आएगा बताओ अभी? ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। सर ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने थे? ओपनिंग फिनिश गुड्स थे 7,000, क्लोजिंग फिनिश गुड्स थे 8,000। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स है 7,000, क्लोजिंग फिनिश गुड्स है 8,000 नेगेटिव। कितने आ गए दोस्तों? ये क्या रहेगा, इसका नाम बताओ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। परफेक्ट। काम करो ना, इंस्टीट्यूट ने अपना लिखा ही है कि दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कई कई इंस्टीट्यूट लिखता है, कई कई नहीं लिखता है, तो यहाँ पर आप भी है ना एक लाइन मार के लिख दो, दिस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना है बताओ? 211 प्लस 13,750, 224,750, 224,750, फिर प्लस 7,000 माइनस 8,000, ये क्या रहेगा बताओ? 223,750। दिस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपने को जितना गुड्स सेल करने का है उसका कॉस्ट। परफेक्ट। अब नेक्स्ट ऊपर आ जाओ। उसके बाद सर सेलिंग के खर्चे बाकी है, और तो कुछ बाकी नहीं है, देख लो अपन ने पूरा टिक कर दिया। सर सेल्स, अरे सेल्स तो लास्ट में लगेगा ना। सेलिंग कितना है? 10% ऑफ सेल्स। आ जाओ फटाफट, ऐड, जो नाम दिया है ना वही नाम लिखो। सेलिंग एक्सपेंस 10% ऑफ 2,75,000, दिस इज नथिंग बट 27,550। ठीक है, और लास्ट क्या रहेगा? दिस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल सेल्स की कॉस्ट कितनी है? प्लस करेंगे 27,500, तो आया 251,250। दिस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ सेल्स। और लास्ट में अपने पास सेल्स है 275,123। तो सर जो बैलेंसिंग है दिस इज नथिंग बट, बताओ क्या है ये? प्रॉफिट। दिस इज नथिंग बट बैलेंसिंग। क्या आएगा? माइनस 2,75,000 करो तो सर आ रहा है 23750। समझा? बताओ दोस्तों, मजा आया? कॉस्ट शीट जमी। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद जब सेल्स है तो ऑब्वियसली अपन ने जब कॉस्ट शीट पढ़ी थी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या रहेगा? सेल्स रहेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? सो मेरे हिसाब से आपको कॉस्ट शीट अभी एकदम जम गई होंगी मजेदार के साथ। ठीक है, अब एक बार आ जाओ कॉस्ट शीट, दिस वाज कॉस्ट शीट फर्स्ट चैप्टर के, एक बार पीडीएफ पे आ जाओ।
आपको ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? आपको ये नोट्स मिलेंगे दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे, इकत फॉर्म फॉर सीएमए। इकत फॉर्म फॉर सीएमए का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको ये पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगी। फर्स्ट नोट्स ये भी जो भी मैंने सॉल्व किया वो नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ 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 सॉल्व करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल से उठाया, मैंने आपको सॉल्विंग करने से पहले बताया था। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाओ फाइनल पीडीएफ पे, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट। सर कॉस्ट क्या है? अभी तक जो मैंने कॉस्ट शीट पढ़ा है ना, अगर उस पे उसके नोट्स पे अगर अपन आए, देखो ये वाला था वो, अपन ने कल एक बार डिस्कस कर लिया था, एक बार आप आज गो थ्रू कर लेना ये नोट्स के साथ। सर प्राइम कॉस्ट क्या था, ये बढ़ा दिया था, फिर लेबर एक्सपेंस को बोलते फैक्ट्री कॉस्ट, फिर ओपनिंग, ये ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआई क्या था, एडजस्टेड वर्क्स कॉस्ट, फिर एडमिन ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे, फिनिश गुड्स प्लस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर परसेंटेज बोलेंगे सेल्स। डन डन डन। अब देखो दोस्तों, मेरी ये मेंटेलिटी है, मेरे को मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो चैप्टर 1 है ना, दिस इज अ फैमिली पिक्चर। क्योंकि आप मेरे को एक बात बताओगे, आपको आपको मैंने वैसे तो बताया, लेकिन रॉ मटेरियल चैप्टर नंबर 2, लेबर चैप्टर नंबर 3, अब ये जो टोटल बाकी के पूरे ओवरहेड्स है दैट इज चैप्टर नंबर 4। समझ रहे आप? तो ये जो डिटेल्ड वाले चैप्टर करने के बाद, ये देखो ये है ना, इनके बच्चे हैं, फैमिली फोटो क्या है, कॉस्ट शीट है, मटेरियल उनका एक बच्चा है, लेबर उनका एक बच्चा है, एम्प्लॉय ओवरहेड उनका एक बच्चा है। तो ये बच्चों को पहले पढ़ेंगे अपन, उसके बाद ये सम अप करके अपन एक्चुअल में कॉस्ट शीट पढ़ेंगे। आपको समझ तो क्या भाई कॉस्ट शीट के साथ ही, यहाँ पर कॉस्ट शीट के कोई भी क्वेश्चन में आप देखोगे ना, तो आपको मटेरियल मतलब मटेरियल से इंटरलिंकिंग क्वेश्चन नहीं रहेगा। मेरा ऐसा सपना है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए, कॉस्ट शीट और मटेरियल का मिक्सचर। जब अपन मटेरियल पढ़ेंगे तो मटेरियल कॉस्ट निकालने का उसमें से पढ़ेंगे, जैसे सेकंड चैप्टर कहा गया, जैसे सेकंड चैप्टर यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कि मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसका ये क्या वो क्या सब इन डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज ईओक्यू एंड ऑल। जब मटेरियल कॉस्ट पढ़ लोगे, फिर कॉस्ट शीट में मटेरियल कॉस्ट आएगा, उसको उधर आंसर करेंगे। तो कॉस्ट शीट अपन अभी पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे, सिर्फ जनरल आपको कॉस्ट शीट दिमाग में रहने को ना, इसलिए मैंने कॉस्ट शीट आपको प्रॉपर बता दिया। कुछ चीजें आज अपन पढ़ेंगे दैट इज कॉस्ट के बारे में, जो आपको मालूम रहना चाहिए मटेरियल कॉस्ट में जाने से पहले। ठीक है, मतलब बेसिक बेसिक कॉस्ट जो आपको मटेरियल कॉस्ट में इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चैप्टर 1 में ना, देखो आप कितने पेजेस की थियरी, 25 पेजेस की थियरी है। और चैप्टर 1 में अक्सर ऐसा होता है कि 7 मार्क का एक क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल आता ही है, लेकिन एक 4 मार्क का एक थियरी क्वेश्चन भी आता है। सर मार्क्स के अलावा भी जो चैप्टर 1 की जो थियरी है ना, आपको हर जगह काम आएंगे। तो अपन गो थ्रू करेंगे कुछ कुछ थियरी को, याद कुछ नहीं करना है, मैं बताऊंगा कुछ कुछ जो आपको फिक्स पॉइंट्स याद करना है ना, मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन बताओ फिलहाल के लिए, जैसा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, तो ये सब आपको बतानी है, ये सब लिखना है, तो आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। तो एक थियरी क्वेश्चन जो मैं बोल रहा ना आपको, वो इसमें से आएगा। तो अपन पूरी थियरी एक साथ नहीं पढ़ने से अच्छा, मतलब मैं अब बोलूँ कि आप चलो थियरी पढ़ेंगे तो फिर हाँ सुस्ताड़ हो जाएंगे अपन। और थियरी आप समझो, थियरी को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ गया ना कि व्हाट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड ये 4 क्या है, तो आपको कभी ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ऑब्वियसली लैंग्वेज के लिए आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज ऑटोमेटिकली आप लिख लोगे, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जैसे मैंने बोला तो 4 आपके दिमाग में दरवाजे खुल जाएंगे। वो मैं आपको टाइम के साथ साथ फ्लो में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि बस बस आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे, फिर एग्जाम्पल क्या है, डॉली चपड़ी चाय क्यों है इधर, ऐसा नहीं पढ़ेंगे अपन। रैंडमली जो मुझे लग रहा कि अभी आपको ये जरूरी है तो वो जरूरी है, मेरे हिसाब से पूरी बैच चलना है। तो ठीक है, आप मत मतलब आप मत समझो कि आपने तो फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट ही नहीं किया और सेकंड चैप्टर पे चले गए। नो, दिस मस्ट नॉट बी योर पॉइंट। आपका पास पॉइंट इतना रहना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा ना आपको वो समझ रहा गया। सेकंड, आपको अगर नहीं कुछ जम रहा तो दिस इज द मेल आईडी फॉर यू, askpranesh@gmail.com। आप कभी मुझे मेल कर सकते हो, आई विल रिप्लाई विद इन 24 आवर्स। ठीक है, ट्राई करूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर दूं। सो आप कॉस्टिंग की पूरी जिम्मेदारी छोड़ दो, सीक्वेंस वगैरह सब मैं करूंगा। आई विल मेक श्योर दैट आपको कॉस्टिंग टफ लगा क्या बताओ, नहीं ना, तो भरोसा कर लो भाई, भाई पे अच्छा करूंगा मैं, आप लोड मत लो, आ जाओ। सो बेसिकली थोड़ा बहुत थियरी पढ़ लेते, कॉस्ट क्या है, कितने टाइप्स के कॉस्ट रहते, आज अपन वो पढ़ेंगे बस, व्हाट इज कॉस्ट और कितने टाइप के कॉस्ट रहते, हिस्टोरिक, इकोनॉमिक एंड संक कॉस्ट, इम्प्यूटेड, रिलेवेंट, ये सब कॉस्ट है, अवॉइडेबल, इनअवॉइडेबल, इतने तो टाइप के कॉस्ट ही अपने जीवन में। ठीक है सर,
इतने तो मेरे दोस्त नहीं है जितने कॉस्ट तुमने बता दिए। बस बनेंगे दोस्त, आप अपने ना प्रोफेशनल बनने वाले हैं तो दोस्त भी बनेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर की थियरी अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन डायरेक्ट घुस जाएंगे मटेरियल कॉस्ट में। उसका अपने आपको मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दूंगा, फिर अपन चलेंगे। पर ये सब जो भी है ना, ये आपको फ्लो फ्लो में आ जाएगा, आप चिंता मत करो। सर सबसे पहले कॉस्ट, आपको क्या करना है, जब तक आपके पास बुक्स नहीं आ जाती, फर्स्ट टू पेजेस के पीडीएफ, क्योंकि ये पूरी न्यू बुक्स है तो ये अभी पूरे प्रिंटिंग प्रोसेस में। जैसे प्रिंटिंग आएंगी हम आपको डिलीवरी कर देंगे। तो आपको जब तक नहीं आते, हम आपको टेलीग्राम पे वो पीडीएफ आपको अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, प्रिंट लेना है, बाकायदा प्रिंट लेके आना है। और उसको मैं जैसा जैसा मार्क कर रहा ना, वैसा वैसा आपको भी मार्क करते हुए चलना है। क्योंकि कॉस्ट की डेफिनेशन पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग पूछ सकते 4 मार्क के लिए। व्हाट इज कॉस्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ये सब लिखना है अपने को। अनअवॉइडेबल, संक, ये वो अमका ढमका, समझेंगे अपन, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले कॉस्ट, कॉस्ट क्या है। अपन ने अभी जब कॉस्ट शीट पढ़ा तो अपन ने क्या सोचा, कॉस्ट क्या है बताओ। सर जितने भी वो कुर्ता या वो घाघरा बनाने को जितने भी खर्चे लग रहे, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट। अब बस उसको उसने इंग्लिश में लिखा, आप समझो। डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और attributable टू ए गिवन प्रोडक्ट और सर्विस। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ प्रोडक्ट, इंग्लिश समझो। एक्सपेंडिचर जो प्रोडक्ट पे लगा दैट इज नथिंग बट कॉस्ट। समझ रहे, एक्सपेंडिचर जो प्रोडक्ट पे लगा दैट इज नथिंग बट, बताओ दोस्तों, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द रिसोर्सेज दैट हैज बीन सैक्रिफाइस्ड और मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड टू अटेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। एक्टिव पैसिव वाइज खेल रहा है और कुछ नहीं है। मतलब ऐसा है कि कुर्ते को बनाने के लिए अपन ने वो रिसोर्सेज यूज किया ना, एक आदमी का रिसोर्स यूज किया, तो वो आदमी कहीं और काम करता था, उसने यह काम किया, तो उधर का तो काम वेस्ट हुआ ना। एक्टिव पैसिव वॉइस, इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर समथिंग व्हिच मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अपन ने क्या किया, मान लो पानी यूज किया, ठीक है। सब कपड़ा बनाने मतलब कुर्ता बनाने में पानी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। उसको फिर धोना पड़ता, पहले एक बार प्रेस करके देते ना, ऑब्वियसली ऐसे थोड़ी दे देंगे बना, ठीक है। चुड़क मुड़क थोड़ी दे देंगे, प्रेस वेस करके देंगे ना। उसको जो इतना पानी लगा उसको भी इन टर्म्स ऑफ मनी लेके आओ और वो सब ऐड करो, उसके बाद क्या रहेगा, वो कॉस्ट लगेगा। क्लियर है, याद नहीं करना है आपको, ऑटोमेटिकली लिख लोगे आप, ये समझो। डॉली चाय वाला टपरी, आप समझो इसमें इसको क्या कॉस्ट लगता होगा सर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एट्रीब्यूटेड टू ए गिवन प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। एक्सपेंडिचर जो इसको लगा, सबसे पहले चाय बनाने के लिए दूध लगेगा, चाय बनाने के लिए शक्कर, चाय पत्ती, ये सब लगेगा। सर उसका वो कैटली भी तो लगेंगे, सर वो भगोना लगेगा, सर वो खुद आदमी लगेगा। आप समझो एक चाय बना रहा वो डॉली टपरी चाय, ठीक है। नागपुर में एक फेमस हुआ था, जिसको नहीं पता मैं आपको बता रहा, इंस्टाग्राम पे ये बहुत फेमस हुआ था ड्यू टू इसके कारनामे, आप देख सकते हो इसके बारे में। मतलब लोगों को तो ज्यादा पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। Cost of preparing 1 cup of tea is the amount incurred on the elements like material, that is चाय पत्ती, दूध, ये सब ब्ला ब्ला, लेबर ऑब्वियसली ये डॉली खुद, एंड अदर एक्सपेंस। सर अदर एक्सपेंस क्या है, जो चाय कप में दे रहा वो कप, आप समझो वो बना के आ रहा, मेन क्या बना रहा चाय, तो उसका जो कप का एक्सपेंस है, कांच का लेके आ रहा हूँ तो धोने का एक्सपेंस, काम वाली बाई का एक्सपेंस, या अगर वो कप का एक्सपेंस है तो वो चाय से नहीं है ना, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। आप समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो वो सब एक्सपेंस, अब अभी एकदम डिटेल में मत जाओ कि सर डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आप नॉर्मली अपन एक्सपेंस पे बात करते हैं, अदर एक्सपेंस। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग एनी सर्विस लाइक बैंकिंग इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफरिंग दैट, समझ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, कोई सर्विस अपन दे रहे हैं तो मेरा कितना टाइम जा रहा, उसके पीछे मैंने कितनी पढ़ाई की है, तो पूरी कॉस्ट, ठीक है। आज सीए, सीएस, सीएम, अब आप जब भी सीए में बन जाओगे तो आपके सर्विस का कॉस्ट क्या रहेगा बताओ। आप जो क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं उसको आप जितना टाइम दे रहे हो उसका पैसा। नेक्स्ट आपका नॉलेज का पैसा है भाई, आप उसको चाय बना के नहीं दे रहे, कोई सर्विस कैसे दे रहे, आप उसको कुछ गुड्स सर्विस नहीं कर रहे, मतलब गुड्स नहीं दे रहे, आप उसको सर्विस दे रहे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज का पैसा ले रहे हैं, समझ लो। अब CS1, अब CS1 क्या है, या लिख दो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर साधारण सी भाषा में बोलूं मैं अगर आपको, तो कॉस्ट अकाउंटेंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है दोस्तों, जैसे आप अभी अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है,
तो कॉस्ट के भी कुछ उन्होंने स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए कि जब आप कॉस्ट की अकाउंटिंग करोगे, सर कॉस्टिंग के हिसाब से भी अकाउंटिंग होती है? बिल्कुल होती है। फोर्थ चैप्टर अपन पढ़ेंगे, सिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब अपने बुक का सिक्स, इंस्टीट्यूट का फोर्थ चैप्टर, वेरियन फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग बनते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स अलग बनते हैं, लेकिन भाई एक इंस्टीट्यूट का प्रॉफिट सेम रहने को ना। आप समझो कि मैं मेरे धंधे का फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रहा अकाउंट्स के हिसाब से, और मैं कॉस्ट अकाउंट्स बना रहा तो कॉस्टिंग के हिसाब से, इनमें कुछ चेंजेस है। वो क्या चेंजेस है आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझेगा कि इसमें तो अपन ये लेते लेकिन इसमें तो ये लेते ही नहीं। समझ रहे क्या? इसमें अपन सर ये भी ऐड करते, इसमें तो ये ऐड ही नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोल सकते हैं कि इनकम फाइनेंशियल अकाउंट्स में ना इनकम टैक्स का खर्चा लेते हैं अपन, लेकिन कॉस्टिंग में आपने अभी देखा पूरा कॉस्ट 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 लिए, फिर प्रॉफिट, फिर सेल्स। कहीं भी अपने कॉस्ट अकाउंटिंग की तो अपन ने प्रॉफिट का वो लिया क्या? नहीं लिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझेगा कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में आ रहे, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आ रही। सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट के हिसाब से अपने बुक्स बनाना को बोलते कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या बोला? कॉस्ट के हिसाब से अपने को बुक्स बनाना। मतलब देखो अभी जब ये डॉली टपरी चाय ना इतना बड़ा आदमी बन गया कि उसने है ना 2 सीए रख लिए उसके आगे नीचे। भाई आप है ना एकदम हिसाब लगाना कि मैं अगर चाय बना रहा तो कितना बना, क्या बना रहा। पैसा हो गया भाई उसके पास तो रख सकता वो, पैसों वाले के पास ही सीए सीए में लोग हायर होते। आप समझो। तो अपने को क्या करना है? पैसा ही पैसा कमाना है। समझ रहे? नेक्स्ट आ जाओ। हूँ सर फ्लो फ्लो में आप इधर उधर निकल जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वैसा अपने लिए स्टैंडर्ड्स है। समझ गया ना? सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं? फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अब इस बता रहा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 से लेकर 24। ये भी अपना एक सिलेबस है। चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रहेगा, सिर दर्द याद करना है अपने को। लेकिन मैंने ऐसी स्टोरी बनाई है आपके लिए एकदम, मतलब फ्लो में आपको 1 से लेकर 24 पूरे याद हो जाएंगे। सर उसके अंदर का भी याद हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, उसके अंदर तो अपने को पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसा कैसे इतना थोड़ी कि पिक्चर बना दो क्या आपकी 3 घंटे के लिए? 3 घंटे की पिक्चर बना दो क्या? सर आइडिया बहुत अच्छा है सर, बिल्कुल ट्राई करेंगे अपन। आ जाओ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कॉस्ट क्या रहता है वो बता रहे। देखो स्टेट्स दैट कॉस्ट इज अ मेजरमेंट in monetary terms of the amount of resources used for the purpose of production of goods and services। सर कुछ लगा ही नहीं, ऊपर की जो लाइन थी उसको ही थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया। बिल्कुल कुछ नया है ही नहीं, इसको ऊपर वाली लाइन को इसने मॉडिफाई करके लिख दिया, नया कुछ नहीं है। नेक्स्ट, दस कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज हिस्टोरिकल कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या अपन पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द फैक्चुअल कॉस्ट incurred for the production of goods or services encompassing direct material, direct labor and manufacturing overheads. It emphasizes the retrospective nature of the cost, reflecting the real expenditure। इसको हाईलाइट कर दो अब, रियल एक्सपेंडिचर मेड इन द पास्ट टू प्रोड्यूस फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ आउटपुट। सर सर एग्जांपल आप मेरा ही ले लो। अगर मैं अब हिस्टोरिक कॉस्ट क्या है, अब मैं आपको पढ़ा रहा, ये सर आप हमको पढ़ा रहे, तो मेरा हिस्टोरिक कॉस्ट क्या है? जो मेरा मेन धंधा है ना उसका कॉस्ट। बिल्कुल सर समझ गए। मतलब आपका जो टाइम है, मतलब मेरा भाई, आपका मतलब मेरा जो टाइम है, मेरा जो ये जो सेटअप है स्टूडियो का, मेरा जो बुक्स के पीछे खर्चा है, ये सब क्या है? मेरे एक्चुअल सेल्स का कॉस्ट। ठीक है सर, ये हो गया, आपको समझ गया? नॉर्मल मतलब मेरे मेन धंधे के कॉस्ट को अपन क्या बोलेंगे सर? हिस्टोरिक कॉस्ट। इससे समझा। अब इकोनॉमिक कॉस्ट क्या मैं आपको बताता हूं। मेरे जो परम मित्र है वो सब जॉब में है, उनको है भाई, बड़े लोग हैं भाई, वो 10-10 12-12 लाख के स्टार्टिंग पैकेजेस है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ाने की सेवा दे रहा भाई, मैं तो सेवक हूं आपका। मैं जब आपको सेवा दे रहा तो मैं यहां पर पढ़ा रहा, तो मैं वहां पर जॉब कर सकता क्या? नहीं। तो आप समझो हम दोनों क्या सेम डिग्री है, सीए में। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, उसको अभी 10 लाख रुपए मिल रहे, मेरे को क्या मिल रहा? आपकी फीस मिल रही। ठीक है, तो ये जो आपका जो पैसा है मेरे लिए क्या है? वो हिस्टोरिक कॉस्ट। लेकिन जो देखो मेरे को, मैं भी अगर आपको नहीं पढ़ाता था तो मैं क्या करता था भाई? मैं जॉब करता था, मैं खुद की प्रैक्टिस करता था। तो मैं क्या मिस कर रहा? आपको पढ़ा रहा तो सर आप जॉब मिस कर रहे, जॉब नहीं मिस कर रहे सर, आप 10 लाख रुपए मिस कर रहे। जॉब को कोई मिस नहीं करता, पैसों को मिस करता सब कुछ। ठीक है, तो सर 10 लाख रुपए मिस कर रहे, दैट इज नथिंग बट माई इकोनॉमिक कॉस्ट।
ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती मुझे टीचिंग की, तो मेरी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या थी कमाने की। देखो पूरे कॉस्टिंग में एक चीज ध्यान में रख लो, सिर्फ पैसों से बात करेंगे। सर वो मेरा दोस्त था, मैंने उसको डिस्काउंट में दे दिया तो वो कॉस्ट में लूं, दोस्ती बात अलग है, रिश्तेदारी दोस्ती को साइड में रखो। यहां पर अपन पूरी जितनी भी बात करेंगे ना, दैट विल बी ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। तो यहां पर अब मैं जब आपको पढ़ा रहा तो मेरा क्या मिस हो रहा, जॉब नहीं, 10 लाख रुपए मिस हो रहे, तो मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो रही। आप समझो ना, मेरे को, मैं भी सी वो भी सी, तो हम दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी 10-10 लाख तो बेर मिनिमम मिल रहे थे ना, तो मेरे को वो 10 लाख रुपए नहीं मिल रहे क्योंकि मैं पढ़ा रहा, दैट इज नथिंग बट माई अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। क्योंकि अब कुछ बोलोगे सर आप ये भी कर लो वो भी कर लो, हाँ ठीक है, मैं तो इंसान हूं ही नहीं ना, मैं तो भगवान हूं। मतलब मैं सुबह आपको पढ़ाऊं, फिर दोपहर के बाद उनको जॉब कर लूं, तो आपके नोट्स, फिर नोट्स अपडेशन, फिर आपके डाउट्स वगैरह कौन सॉल्व करेगा, समझ रहे क्या। तो आप समझो एक जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग, अब उनके लिए, अब उनके पर्सपेक्टिव से आ जाते हैं, ठीक है। अब उनके पर्सपेक्टिव से उनके लिए हिस्टोरिक कॉस्ट क्या है, सर वो तो प्रॉफिट है ना, कॉस्ट थोड़ी है। एग्जाम्पल समझो, वो अगर किसी को पैसा जो मिल रहा है अपने को, उनके लिए उनकी हिस्टोरिक कॉस्ट क्या है, जॉब से पैसा। उनके लिए इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, जो अपॉर्चुनिटी वो मिस कर रहे टीचिंग में जो नहीं आ रहे वो। उनके लिए अगर जॉब नहीं रहता था तो उनके लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या थी, सर टीचिंग करने की। तो टीचिंग से जितना पैसा कमा सकते हैं वो उनके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो आपको समझा, हाँ सर, मतलब आप अगर आपके जेब में 10 रुपए है, तो आप समझो आप चाय पीने जा रहे हैं, तो चाय तो 10 रुपए की आ गई, लेकिन 10 रुपए की आप कैडबरी भी खा सकते थे। तो 10 रुपए की जब चाय पी रहे, दैट इज नथिंग बट हिस्टोरिक। और जो कैडबरी नहीं खाए, जो खा सकते थे 10 रुपए की, ठीक है, दैट इज हिस्टोरिक नहीं इकोनॉमिक भाई, ठीक है। देखो हिस्टोरिक को अपन बोलेंगे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस भी, ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। मतलब ऑब्वियसली हिस्टोरिक कॉस्ट के लिए अपने जेब से पैसा गया, चाय पीने के लिए अपने जेब से 10 रुपए गए ना, लेकिन कैडबरी खाने के लिए अपन सोच रहे, लेकिन जेब में से पैसे गए थोड़ी, लेकिन अपने को मालूम है लगता था, ये नहीं लगते थे तो उधर लगते थे, तो दैट इज नॉट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, दिस इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। आप समझो मेरे लिए जॉब का पैसा आने वाला था कि नहीं भाई, ये नहीं रहता था तो वो आता था, एक्चुअल में तो नहीं आ रहा ना। तो एक्चुअल में आउट ऑफ पॉकेट क्या हो रहा, मतलब जेब से जा रहा, जेब में आ रहा क्या, हिस्टोरिक कॉस्ट खाली, ठीक है। तो देखो दिस रिफर्स टू द एक्चुअल एक्सपेंडिचर और पेमेंट्स मेड, एक्चुअल, यहां पर वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल, मेड बाय एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस और गुड्स सर्विसेज, ठीक है, ठीक है। गुड्स सर्विसेज रिसोर्सेज ये सब क्या है, एक माल की मनी है। मैं अगर कैलकुलेटर के ऊपर बात कर रहा, या मैं टीचिंग लाइन पे बात कर रहा, देखो मैं कैलकुलेटर प्रोड्यूस करने की बात कर रहा या कुर्ता प्रोड्यूस करने की बात कर रहा, तो अपन क्या दे रहे, गुड्स दे रहे। मैं जब टीचिंग की बात कर रहा था तो अपन सर्विस दे रहे, क्योंकि जो पूरा कॉस्टिंग है ना, ये पूरा गुड्स के लिए भी एप्लीकेबल है, सर्विसेज के लिए भी एप्लीकेबल है, सेम टू सेम। बस थोड़ा क्या है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मतलब थोड़ा बहुत चेंज रहेगा गुड्स और सर्विसेज में, और वो हर इंडस्ट्री वाइज चेंज रहेगा। जैसे टीचिंग इंडस्ट्री में अगर अपन कॉस्ट शीट की बात करें, तो व्हाट इज मटेरियल, बताओ, जो अपना बुक्स है दैट इज मटेरियल। व्हाट इज लेबर, भाई हम लोग खुद लेबर हो आपके लिए, हम पढ़ा रहे हैं ना भाई। सर व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, ये जो कैमरा, लाइट, ग्रीन स्क्रीन, आईपैड, दिस इज ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि टीचिंग के लिए काम आ रहा। सर उसके बाद व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड, जब हम बैठ के पढ़ा रहे, दैट इज हमारा जो सेटअप है उसका रेंट, उसकी इलेक्ट्रिसिटी। सर व्हाट इज ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, इसके अंदर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नामक चीज नहीं रहती। अगर अपन डीप डाइव करें तो जो लेक्चर्स मेरे पेंडिंग है, समझ लो, वो उसको अपन लेक्चर्स को बोल सकते हैं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। नेक्स्ट सर, जहां से लेक्चर सेल हो रहा है एक्चुअल, पुणे हेड ऑफिस एकत्वम की वेबसाइट से, या एकत्वम का हेडक्वार्टर का ऑफिस है, तो वो क्या है सर बताओ, वो अपना एडमिन ओवरहेड्स। नेक्स्ट, आपने बुक्स ऑर्डर करी, आपने लेक्चर्स बाई किए, तो आपको बेचने का खर्चा है, मतलब भाई बुक्स डिलीवरी कॉस्ट भी तो लगेंगी। जब हम आपसे 6,000 रुपए ले रहे, तो हम आपको ये बोल रहे क्या, सर सुनो 6,000 तो ये कॉस्ट का हो गया, लेकिन आपको सेलिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से पैसे देना पड़ेगा। नहीं, हम टोटल कॉस्ट में ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। आप बताओ, आपने मेरा लेक्चर लिया, अभी 6,000 का प्रोडक्ट है, ठीक है। टीम वाले बोले सर 6,000 का तो प्रोडक्ट है, मानने बात है, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर 200 रुपये और देने पड़ेंगे। आपको बताओ गुस्सा आएगा नहीं आएगा, आप क्या बोलोगे, अरे भाई उसमें ऐड करके बता देना था, अलग से क्यों बता रहा फिर। देखो अपन जब 5,000 का कुछ खरीदते ना, जब अपने को भारी नहीं लगता, 5,000 रुपये उसने 200 रुपये की दस्ती भी दी ना अलग से, तो वो बहुत बुरा लगता है यार, नहीं भाई 5,000 दिए उसका बुरा नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं लगने को ना, वो क्या है, ह्यूमन मेंटेलिटी है।
तो इन्होंने पूरा ये ह्यूमन मेंटेलिटी को पूरा नजर रखते हुए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी उसमें घुसा दिए। तो जब लेक्चर भी परचेस करोगे तो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएंगे उसमें। तो ये क्या है, टोटल खर्चा अपना पूरा कितना होना, एक्चुअल एक्सपेंस, गुड्स का हो गया, सर्विसेज का हो गया, ठीक है। तो सब में लगता है, ठीक है। टीचिंग लाइन में थे अपन, एडमिन के ओवरहेड्स हो गए, सेलिंग का अपना खर्चा होगा, फिर टोटल जितना कॉस्ट आया उसमें मैं बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा भाई अपने को इतना प्रॉफिट कमाना है तो दिस इज सेल्स। सर कितना प्रॉफिट कमा रहे आप, भाई कुछ नहीं कमा रहा, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप, आपको तो मालूम है। नेक्स्ट आ जाओ, दिस कॉस्ट आउट टेंजिबल एंड रिप्रेजेंट रियल कैश आउटफ्लोज, रियल में अपने जेब से पैसे गए, रियल में। आउट ऑफ पॉकेट कैन इंक्लूड एक्सपेंसेस सच एज डायरेक्ट पेमेंट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज वेजेस एंड अदर इंटेंजिबल, ठीक है ठीक है। इट इज ऑफन हिस्टोरिकल इन नेचर बट इट इज पर्टिनेंट टू डिसीजन मेकिंग। ये जो लाइन है ना ये बहुत भारी लाइन है, ये अभी अपन ने पढ़ेंगे, अभी ये अपन थोड़े दिनों के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। जब अपन मोस्टली डिसीजन मेकिंग वाले जैसे चैप्टर पढ़ेंगे ना वहाँ ये काम आएगा। ये लाइन को आप मार्क करके रख दो, इतना कुछ अभी जरूरत नहीं है पढ़ने की। नेक्स्ट इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट मैंने क्या बोला कि अब जब मैं टीचिंग कर रहा तो मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही जॉब नहीं करने की, दैट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप समझ रहे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैं यहाँ नहीं पढ़ता था तो भाई ऑब्वियसली मुझे टीचिंग में तो कमाई होती थी। तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो अगर मैं कुर्ता नहीं बनाता था तो मैं कुछ तो बनाता था, मैं घाघरा बना देता था। आप समझ रहे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हो गया। ये नहीं बनाते हुए ये अगर बना देते, मैंने कहा ये नहीं बनाते हुए ये अगर बना देते तो क्या कॉस्ट लगती थी, दैट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आ जाओ, दिस इज ऑल्सो रिफर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्क कर लो, एमसीक्यू के लिए पूछ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट, हिस्टोरिक कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट, इररिलेवेंट कॉस्ट, कुछ भी पूछ सकते। इट इज द वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दैट वाज नॉट चूजन। सर यह बेस्ट क्यों लिखा, अब इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, समझो। एक एक गुट पानी पी लो पहले, आ जाओ, साथ में पानी पीते सर, नहीं नहीं अलग से पियो आप। पानी पी लो गाइस। और मैं जो जो मार्क कर रहा प्लीज आप भी मार्क करते जाओ, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, इससे एमसीक्यूज बनते हैं, मैंने आपको बताया ना। देखो मैं जो बता रहा 7 मार्क और 4 मार्क, ये तो क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल है, मतलब थियरी पेपर में आने वाला है। लेकिन 2-2 मार्क की एमसीक्यू के लिए भी अब ये जो कहानियां है ना, जैसे इकोनॉमिक कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ये सब कहानियां आपको वो 2 मार्क की एमसीक्यू में काम आएंगी। क्योंकि देखो एमसीक्यू के लिए स्पेशली ऐसा बहुत बोलते हैं अपन, पर कोई पढ़ता नहीं, खाली एमसीक्यू बैंक आप मैक्सिमम सॉल्व कर लोगे। आप अभी मैं जो थियरी पढ़ रहा हूँ आप वापस पढ़ने वाले हो गए, मुझे पता है आप नहीं पढ़ोगे, तो इसलिए मेरा ये कर्तव्य है, कर्तव्य हिंदी वर्ड देख रहे हैं आप, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको पूरे बातें पढ़ाऊं, और एटलीस्ट भाई पूरा नहीं पढ़े लेकिन जितनी टिकिंग कर रहे हैं अपन उतने तो आप पढ़े जाना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो कहा थे अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ट अल्टरनेटिव नॉट चूजन। अपना एग्जांपल लेंगे, वैसे ही आप दूसरा भी ले सकते बाद में, सोच सकते हैं। अपन सर्विस की बात कर रहे हैं, अपन सर्विस दे रहे, मैं दे रहा, मैं देखो मैं बन गया सीएम है, अब मैं आपको पढ़ा रहा, लेकिन मेरे है ना 2 दोस्त थे, एक दोस्त तो जॉब में है जो 10 लाख रुपए कमा रहा। एग्जाम्पल में आ जाओ आप, किधर गया भाई, किधर गया किधर गया, ठीक है, स्टार मार्क, क्या लिख रहे अपन, काय का पढ़ रहे भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे अपन, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, अब उसके भी अंदर अपन पढ़ रहे बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव पढ़ रहे हैं। तो मान लो अभी करंटली आई एम इनटू टीचिंग, तो अज्यूमिंग कि मैं है ना 30 lakhs पर एनम कमा रहा हूं, ठीक है, 30 lakhs पर एनम कमा रहा हूं। सर क्या बात कर रहे हैं, अरे भाई जो सोचेंगे वो हो जाएगा, मैं तो आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था, ईयर लिख दो भाई, जैसा सोचते वैसा हो जाता। आपने अगर सोचा कि कॉस्टिंग में 70+ आएंगे, आ जाएंगे, अब बात करा। नेक्स्ट, अब मेरा एक दोस्त है, मेरे दो दोस्त, एक है जॉब में, ठीक है, वो कमा रहा है 23 lakhs पर ईयर,
ठीक है। मेरा एक दोस्त है जो प्रैक्टिस कर रहा, भाई वो बंदा कमा रहा, उसकी नई नई प्रैक्टिस है, तो उसकी अभी ज़्यादा सेटल्ड प्रैक्टिस नहीं है, तो वो 17 lakhs पर ईयर कमा रहा। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने बोला था आपको अगर मैं टीचिंग नहीं करता था तो मैं जॉब करता था, लेकिन आप बोलोगे सर आपके पास ये भी तो ऑप्शन है, इसके अलावा मैं और क्या क्या कर सकता, मेरे लिए सब ऑप्शन है ना। लेकिन बेस्ट अल्टरनेटिव मतलब क्या, आप समझो, अगर मैं टीचिंग नहीं करता था तो लॉजिकली आप दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस में जाता था या जॉब में जाता था। सर वो तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है ना, मैं आपको बोला यहाँ जो मन की इच्छा है, पर्सनल इंटरेस्ट है, वो सब घर पे रखो। मॉनिटरी टर्म्स में बात करेंगे, ओनली एंड ओनली मॉनिटरी टर्म्स। जितना पैसों में बात करोगे तो ही कॉस्टिंग सीख पाओगे। अगर आपने फीलिंग्स बीच में लेके आ गई, जैसे उसने तोड़ा था वो फीलिंग्स आप वापस जुड़ाने की कोशिश करोगे क्लास में, तो भाई मुश्किल हो जाएगा, कॉस्टिंग नहीं समझेंगे। आप समझ रहे, आपको फीलिंग्स घर पे रखना है। तो टीचिंग के अलावा सर आप है ना पर्सनल मत हो लो, फिर अच्छे से आंसर दो। सर टीचिंग के अलावा मैं अगर दूसरे जाता था तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या थे, सबसे पहले ये बात करो। सर आपके पास प्रैक्टिस की भी अपॉर्चुनिटी थी और आपके पास जॉब की भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, टेक्निकल दिमाग नहीं लगाते हुए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहता था, अगर उसके पास ये ऑप्शन नहीं है तो वो किधर जाता था। सर ऑब्वियसली जॉब में जाता था, क्योंकि 23 लाख रुपए साल की मिल रहे उसको और यहां पर 17 लाख रुपए मिल रहे, तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अल्टरनेटिव रूट्स तो दो है, 1 2, लेकिन क्यों जाऊंगा मैं इधर, दैट इज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। आपको समझा व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मेरा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट मेरे पास अगर मैं टीचिंग नहीं करूं तो दुनिया में, मतलब समझ लो, मान लो ये और एक ऑप्शन आ गया, घर का बिजनेस। मेरे घर पे कॉटन का बिजनेस है, तो अगर मैं घर का बिजनेस करूं तो मेरे को मालूम है मेरे को कम से कम 35 lakhs पर ईयर मिलेंगे। अब आप मेरे को बताओ कि व्हाट इज माय नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। सर नेक्स्ट बेस्ट मतलब ये अगर नहीं करता था मैं, वापिस से हटाओ इसको, ये नहीं करता था मैं तो क्या करता था सर। सर ऑब्वियसली आप क्या करते थे, बिजनेस करते थे, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है इन टर्म्स ऑफ मनी टर्म्स। ये नहीं करते थे तो इसके अलावा क्या करते थे, सर 4 चीजें करते थे, इसमें सबसे ज्यादा किस में है, सर इसके अंदर है, तो ये सिलेक्ट कर लो। समझे आप। वैसे ही आप अभी सीए में कर रहे, सीए में नहीं करते थे तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, तो आपके दिमाग में आता था मैं सीए कर लूं, सीएस कर लूं, मैं एलएलबी कर लूं, बीकॉम कर लूं, एमबीए कर लूं। आप क्या चूज करोगे अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, में बोल रहा, फीलिंग्स घर पे रखो एक बार का। सीए 10 लाख रुपए कमा रहा साल का, सीएस 8 लाख रुपए कमा रहा, एमबीए 9 लाख रुपए कमा रहा, बिजनेस करोगे तो आप 15 लाख रुपए कमा लोगे। तो आप बताओ अगर आप सीए में नहीं करते थे तो व्हाट इज योर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। सीए में तो आप 20 लाख रुपए कमा लोगे, लेकिन व्हाट इज योर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, सर बिजनेस 15 लाख का, क्योंकि नेक्स्ट में वही बेस्ट है। क्या बात है सर, नेक्स्ट में वही बेस्ट है, वाह वाह। दैट इज नथिंग बट, ये इंपॉर्टेंट है। जब अपन प्रॉब्लम्स करेंगे ना, आप समझो ये सब इंटरलिंकिंग होगा अपना, सब का सब इंटरलिंकिंग होगा। ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में नहीं, आगे बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड करना है। तो जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड करना है ना कोई प्रोडक्ट में, तो आपको मालूम रहने को ना कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसने बोला कि आप ये नहीं कर सकते ना, तो ये दो ऑप्शन है, अगर अपने को मालूम है नहीं कि ये दो में से कौन सा लेना है। देखो लॉजिकली भी अगर मैं ये नहीं पढ़ाता था और मैं बोलता था आपको, तो मैं अगर बोलता था कि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड करना है, खाली नाम बताया मैंने, वैसे तो आपको मालूम है, आप खुद भी लॉजिकली अगर आप टीचिंग नहीं करते तो आप बिजनेस में जाते थे, अगर बिजनेस का ऑप्शन नहीं रहता था तो जॉब में जाते थे। नेक्स्ट बेस्ट लोगों को पता है, नाम का खेल है। एग्जाम में क्या आएगा, ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द इकोनॉमिक कॉस्ट इन इट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है भाई, इकोनॉमिक कॉस्ट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी साइलेंटली तो बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ऐड करने को, तो आपको मालूम रहने को ना कि व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है भाई, यस। आ जाओ, बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, इन अदर वर्ड्स इट वुड बी accomplished with the resources used in the course of action if they were employed in the next bit। ठीक है, मतलब मान लो कि मेरे पास 10 एम्प्लॉई है, अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर बना रहे हैं। 10 एम्प्लॉय का मन उठ गया, नहीं सर कैलकुलेटर नहीं बनाएंगे, तो वो उनके दिमाग के हिसाब से नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव रहेगा कि वो माउस बनाएंगे। तो माउस कितने का बनेगा, उसमें कितना प्रॉफिट होगा, दैट विल बी माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर कैलकुलेटर। समझ रहे, अभी ये लोग कैलकुलेटर बना रहे तो 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे,
अगर ये लोग माउस बनाएंगे तो ये लोग 3 लाख रुपए कमाएंगे, और ये लोग अगर एसी का रिमोट बनाएंगे तो 2 लाख रुपए कमाएंगे। तो व्हाट इज माई नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव? सर 3 लाख रुपए। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, संक कॉस्ट। संक क्या पता है क्या? जो बोलते हैं ना, हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, बस यही है संक कॉस्ट। मान लो कि मैंने ना क्या किया, मेरा बहुत मन आया और मैंने टीचिंग के लिए क्या किया, कैमरा लेके आ गया, रिंग लाइट लेके आ गया, ग्रीन स्क्रीन लेके आ गया, आईपैड लेके आ गया। अब कुछ कारणवश क्या हो गया कि मतलब मेरा एग्जांपल नहीं लेते भाई, जो बोलते बहुत ज्यादा, एक एक्स नाम का बंदा है, उसने ये सब लेके आ गया। अब वो सोच रहा कि मेरे को है ना टीचिंग करनी है, उसने चालू कर दिया। उसने फर्स्ट लेक्चर की प्राइस सोचा कितना डिसाइड करूं। अब मेरे को एक बात बताओ, अब ये सब उसने जो लिया, कैमरे का, रिंग लाइट का, ऑब्वियसली इसका कॉस्ट लगा, लेकिन जो लेक्चर की प्राइस वो लगाने वाला है उसके लिए ये रिलेवेंट है क्या? हाँ सर, क्यों नहीं रिलेवेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। इससे ये एक नहीं 3 साल तक लेक्चर लेने वाला है, यही सेटअप से। कॉस्ट है 3 लाख की। और मेन पॉइंट क्या पता है कि अगर ये लेक्चर्स नहीं भी लेता है तो ये सबका ये बेचने नहीं वाला है, इसका कुछ काम नहीं है, और ये इसको मतलब ये स्टोर रूम में रन देंगे। आप मेरे को एक बात बताओ कि लेक्चर्स की प्राइस डिसाइड करने के टाइम ये कॉस्ट क्या है? सर संक कॉस्ट मतलब क्या पता है क्या? हो गया सो हो गया। अब वो कॉस्ट को लेके अपन कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। मतलब आपने कैमरा खरीद लिया, अब वो कैमरा का जो कॉस्ट है अब हर जगह अलोकेट नहीं कर सकते। जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज की बात करते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, कार मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी मशीन है जिससे कार बनते हैं। अब क्या हो गया, वापस से कोई भी एक एग्जांपल कोई ले लो कि मारुति के पास फिलहाल में ये 1 महीने के लिए कोई ऑर्डर नहीं है, तो उनकी मशीन खाली पड़ी थी। तो मैंने क्या बोला, सर आपके पास ऑर्डर नहीं है तो एक काम करो, पीजी एकत्वम के नाम पे कार्स बना दो। अब मेरे को एक बात बताओ, वो जो कॉस्ट मेरे को बोलेगा उसके लिए वो क्या मशीन की कॉस्ट सोचेगा कि भाई ये मशीन मैंने है ना 4 साल पहले परचेज कर दी, तो अगर अब मैं आपके लिए जब ये बना रहा तो उसके लिए वो रिलेवेंट है क्या? बताओ। दैट इज क्या? संक कॉस्ट। मशीन की कॉस्ट ऑलरेडी लग गई, वो तो वैसे भी एकत्वम के लिए कुछ कार्स बनाने नहीं वाला था, लेकिन अब नया ऑर्डर आया तो आप समझो वो मशीन की कॉस्ट लग गई ना। अगर ऑर्डर नहीं भी आता था तो मशीन की कॉस्ट तो लग चुकी है ना। आप समझ रहे डिफरेंस? संक कॉस्ट लग गई तो आप समझो कॉस्ट दैट हैज बीन इरिवर्सिबल। अब मशीन ले लिया, अब उसको रिवर्स नहीं कर सकते। मैंने कैमरा, स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन ये सब ले लिया, अब दैट इज इरिवर्सिबल, कोई खरीदेगा भी नहीं मेरे से अब ये। तो वो कॉस्ट क्या है? संक कॉस्ट लग गई। और कमिटेड एंड कैनॉट बी कंसिडर्ड रिलेवेंट टू डिसीजन एंड देयरफॉर कैनॉट बी कंसिडर्ड रिलेवेंट टू डिसीजन, क्योंकि वो इरिवर्सिबल है। और अपन ये अज्यूम करते कि ये जो कॉस्ट है ना, दिस इज इरिकवरेबल कॉस्ट, मतलब अपन मशीन को नहीं बेच सकते, नहीं ये मैं कैमरा ये सब को बेच सकता, वैसे चीजों को अपन बोलेंगे इरिकवरेबल कॉस्ट। मतलब इससे कुछ रिकवर नहीं होने वाला है अभी अपने को, बेचेंगे तो दैट इज नथिंग बट आवर संक कॉस्ट, मतलब लग गई, अब गया हो गया। समझ रहे? अगर मैं और एक इसका एग्जाम्पल दूं तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ दोस्त अपने रहते हैं जो सिर्फ कॉस्ट ही कॉस्ट है, मतलब संक कॉस्ट। अब ये बर्बादी है ये लोग के साथ रहना, लेकिन बचपन से है तो है भाई, इनके वजह से अपने लाइफ के डिसीजन चेंज होंगे, लेकिन रिलेवेंट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो बस वो ये कॉस्ट दैट इज इरिवर्सिबल इनकर्ड कमिटेड हो गया, कमिट हो गया, इरिवर्सिबल। जो मैंने कैमरा ले लिया ये सब इरिवर्सिबल कॉस्ट है। अब जो भी मैं लेक्चर्स बना रहा उसके लिए ये सब रिलेवेंट नहीं है कि मैंने बार बार मैं वो नहीं सोचूंगा कि भैया मैं कितने का लिया, कितने का लिया, कितने का लिया, नहीं। समझ रहे? कॉस्ट में फिर सर क्या सोचेंगे? नए बुक्स बना रहा, बुक्स की प्रिंटिंग कॉस्ट मैं सोचूंगा लेक्चर भेजने से पहले। अब मैंने नया सॉफ्टवेयर परचेस किया स्पेशली फॉर दिस क्लास, क्योंकि उसमें मैं एग्जांपल्स में वीडियो के थ्रू बता सकता, स्पेशली फॉर दिस क्लास, दैट इज रिलेवेंट। समझे? इंप्यूटेड कॉस्ट। अब संक कॉस्ट को अपन इसमें चाय के डब्बे से आप ऐसा समझ सकते हैं, जो उसने वो चाय का भगोला ले लिया बड़ा वाला, जो उसने चाय की वो ठेला ले लिया, ठेला जिसपे वो बना रहा चाय,
दैट इज संक कॉस्ट ना। अब बताओ हर चाय के टाइम पे वो ये सोचेगा क्या कि भाई मैंने वो ठेला लिया था उसका भी कॉस्ट जोड़ो, मैंने ये भगोना लिया था उसका भी कॉस्ट जोड़ो। आप समझो, दैट इज कॉस्ट। उसने वो ले लिया, खत्म, बात होगी बात। दैट इज इररिलेवेंट। उसके लिए वो चाय बना रहा तो वो 10 रुपए की चाय रखे, 11 रुपए की चाय रखे, तो बार बार वो ये नहीं सोच सकता कि मैंने ठेला कितने का लिया, मैंने गंज कितने का लिया, मैंने ये कितने का लिया, वो कितने का लिया। जो रेगुलर बेसिस पे लग रहा है जैसे दूध, चाय, उसका रेंट, उसके मतलब जो ग्लासेस, दैट इज रिलेवेंट कॉस्ट। लेकिन उसने वो ठेला 10 साल पहले लिया था, दैट इज संक कॉस्ट ना। नेक्स्ट सर इंप्यूटेड कॉस्ट कह रहा था। अब अपन इंप्यूटेड कॉस्ट का जब डेफिनेशन पढ़ेंगे ना आपको लगेगा कि ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया अपन ने। देखो, इंप्यूटेड कॉस्ट और हाइपोथेटिकली और नोशनल कॉस्ट नॉट इन्वॉल्विंग कैश आउटले कंप्यूटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या समझा सर? ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, नॉट इन्वॉल्विंग कैश आउटले। इन दिस रेस्पेक्ट इंप्यूटेड आर सिमिलर। अरे यार ये बता नहीं था क्या है सर, बताओ। पैसा जा नहीं रहा, आप, मैंने आपको वही बोला ना, ये जो मेरे वर्कर्स है ये भी कैलकुलेटर बना रहे, ये कैलकुलेटर नहीं बनाते थे तो नेक्स्ट अच्छा क्या बनाते थे? एसी का रिमोट या माउस, जो भी बनाते थे। कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए काम आएगा ना। क्योंकि मान लो अब जब मैं कैलकुलेटर बना रहा, मैंने आपको क्या बोला, इससे 5 लाख रुपए बन रहे, इससे 3 लाख रुपए बन रहे और इससे 2 लाख रुपए बन रहे। अब एक टाइम पे आया कि बच्चों के पास है ना ये जो कैलकुलेटर है ना, मैं बहुत अच्छी कंपनी का बना था, तो बच्चे मेरे से कैलकुलेटर खरीद रहे ही नहीं, तो कैलकुलेटर से मैं जितना कमा रहा ना वो आ गया 1 लाख रुपए। तो मेरे को अब ये डिसीजन मेकिंग के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि भाई इससे तो 1 ही लाख रुपए लग रहे, लेकिन नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव से कितने कमा रहा? 3 लाख रुपए। एक्चुअल में कैश आउटफ्लो हो रहा क्या? एक्चुअल में अब अपन माउस बनाने के लिए कैश आउटफ्लो कर रहे क्या? उसका रॉ मटेरियल, उसका लेबर परचेस कर रहे क्या? नहीं, अपने दिमाग में चल रही है। अभी तो अपन कैलकुलेटर बना रहे लेकिन अपने दिमाग में क्या चल रहा? कैश आउटफ्लो अगर अपन करेंगे तो अपन कितना कमाएंगे। तो इंप्यूटेड कॉस्ट इज कि अपन सोच रहे कि डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत रिलेवेंट है। आप समझो जिस दिन 3 लाख से कम कैलकुलेटर पे कमाने लग गए अपन, उस दिन अपन ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। सर इसके ऊपर क्यों शिफ्ट होंगे आप समझो बच्चों, फोकस। इसके ऊपर आप अपन क्यों शिफ्ट होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने दिमाग में चल रहा, दैट इज रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अपने दिमाग में चल रहा कि भाई ये नहीं तो ये सही। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉफिट है ना भाई, सिंपल। दैट इज नथिंग बट इंप्यूटेड कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है, व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, वन एंड द सेम है। बस ये समझ लो काका पापा के लड़के सब, थोड़ा माइनर सा डिफरेंस लगता है लेकिन रहता नहीं। इंटरेस्ट ऑन फंड्स जनरेटेड इंटरनली, पेमेंट्स फॉर विच इज नॉट एक्चुअली मेड इज एन एग्जांपल ऑफ इंप्यूटेड कॉस्ट। अब क्या हो गया, मैंने किसी से पैसे लिया, अब मेरे को उसको पैसे देना था, मैंने 10 लाख रुपए किसी से लिए, मेरे को उसको 10 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है, समझ लो 10% के हिसाब से। उसके बदले मैंने क्या किया, 10 लाख रुपए मैंने फैक्ट्री में डाले अपने। तो 10 लाख रुपए से मैं क्या सोचूंगा, कम से कम मेरे को 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाना चाहिए, समझ रहे ना। तो अगर मैं 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाया तो ही जो मैं नेक्स्ट बेस्ट उससे अच्छा रहूंगा। तो वो अपने लिए इसको 1 लाख रुपए देना मैटर नहीं कर रहा, अभी अपने को रियल कैश आउटफ्लो नहीं देना है, लेकिन अपने दिमाग में तो है ना कि मैं जब ये पैसा 10 लाख रुपए फैक्ट्री में डाल रहा तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती कि मैं 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाऊं, क्योंकि मेरा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 1 लाख। मैं 1 लाख रुपए तो मेरे को बात देना है, तो मेरे को 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाना पड़ेगा, समझे? यस। अब रिलेवेंट कॉस्ट क्या है भाई? रिलेवेंट कॉस्ट और कॉस्ट विच आर रिलेवेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और सिचुएशन in the context of decision making only those costs are relevant which are pertinent to the decision at hand। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी इसके ऊपर अपन डिस्कशन अभी नहीं, आने वाले चैप्टर में करेंगे। फिलहाल के लिए डॉली टपरी चाय का एग्जांपल लेके समझते। बिल गेट्स आया, बिल गेट्स से उसने रील बनाई, ऑब्वियसली उसने बिल गेट्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए होंगे, मालूम है ना वो रील। अब मेरे को एक बात बताओ, चाय बनाने के लिए या चाय बेचने के लिए बिल गेट्स को बुलाना, ये सब तामझाम करना, तो ये ना गोल्ड की चेन में बनता। अब ये फोटो में अपनी दिख नहीं रही, ठीक है, मैं इधर एक ऐसी फोटो डालता हूं जिसमें आपकी गोल्ड चेन भी दिख रही। आप मेरे को एक बात बताओ कि गोल्ड चेन पे इन्वेस्ट करना, गोल्ड चेन पे इन्वेस्ट करना चाय बनाने के लिए रिलेवेंट है क्या? नहीं सर, चाय बनाने के लिए तो क्या रिलेवेंट है, दूध, चाय पत्ती, ये सब, मतलब वो टपरी पिपरी जो बिल गेट्स को बना के उसने वो सब किया, जो वो गोल्ड चेन बन रहा वो रिलेवेंट है क्या? नहीं। अब मेरे को मान लो उसको एक ऑर्डर आया कि डॉली भाई
100 चाय भेजना, तो मेरे को बताओ उसको डिसीजन लेने का कि उसको 100 चाय बेचना है नहीं बेचना है, तो उसके लिए वो ये सोचेगा क्या कि मैंने गोल्ड चेन कितने की बनी, दैट इज इररिलेवेंट कॉस्ट फॉर हिम, गोल्ड चेन इज इररिलेवेंट कॉस्ट फॉर हिम। रिलेवेंट समझा, रिलेवेंट इररिलेवेंट का मेन डिफरेंस समझा आपको। सिंस वी आर, देखो सिंस वी आर कंसर्न विद फ्यूचर कॉस्ट ओनली वाइल टेकिंग अ डिसीजन, मेरे को एक बात बताओ, मैं वापस बोला आपको, डॉली टपरी, डॉली वाला क्या सोचेगा जब उसको 100 नहीं, मान लो मुकेश अंबानी से फोन आया कि भाई मेरे बेटे की फर्स्ट एनिवर्सरी है, उस पर तेरे को पार्टी है, तो उसमें तेरे को चाय देने गए, तो आप मेरे को एक बात बताओ, वो जब डिसीजन लेगा तो वो ये सोचेगा क्या कि मैंने टपरी पे 3 साल पहले इस पे खर्चा किया था। लॉजिकली आपकी अगर मान लो ऐसी कोई शॉप है, तो आप बताओ मेरे को, आप जो संक कॉस्ट है, संक कॉस्ट मतलब आपको, आप समझ रहे संक कॉस्ट क्यों है वो, भाई वो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो गया। अब मेरे को अंबानी जी का फोन आया कि इधर तू काम करेगा क्या, 1000 चाय 10,000 लोगों की चाय बनाने की है, तो तू आगे बनाएगा क्या, तो उसके लिए रिलेवेंट क्या रहेगा बताओ आप, वो रिलेवेंट रहेगा क्या कि उसने जो टपरी खरीदी 3 साल पहले, नहीं, उसके लिए आज की कॉस्ट इंपॉर्टेंट है कि अब उसको कितना दूध लगेगा, अब उसको क्या चाय पत्ती लगेंगी, अब उसको ये लगेगा। प्लस अब जब वो अंबानी के ऑफिस में जाएंगे, मतलब अंबानी जी की शादी में जो फर्स्ट एनिवर्सरी में जाएगा, तो उसका इधर का धंधा हैम्पर होगा। हाँ ऑब्वियसली अगर उसका कोई असिस्टेंट है तो नहीं हैम्पर होगा, लेकिन अगर वो सिंगल हैंडेडली कर रहा, तो अगर वो इधर जा रहा शादी में जा रहा या एनिवर्सरी में जा रहा, तो इसका इधर का धंधा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर रहा हो। तो जब वो अंबानी जी से मान लो वो उधर की चाय पत्ती सब मिला के उसका खर्चा आ रहा है 1 करोड़ का, ठीक है भाई अंबानी की शादी 1 करोड़ की चाय तो नॉर्मल है, तो 1 करोड़ का खर्चा आ रहा, लेकिन प्लस डॉली भी कम थोड़ी है, अगर वो दिन का इधर बेचेगा 3 दिन में वो 10 लाख रुपए कमाएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, वो अंबानी जी को क्या बोलेगा, सिर्फ 1 करोड़ बोलेगा या 1 करोड़ 10 लाख रुपए बोलेगा, आप खुद सोचो। एक्चुअल अंबानी की शादी में या अंबानी के फर्स्ट टाइम जो भी है भाई, जो भी वो इवेंट में जाके खर्चा उसको 1 करोड़ का लग रहा, ठीक है सर, बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े बातें करो, मैं आपको बता रहा ना, जीवन में बड़ा होना है ना, तो बड़े बड़े बातें करो, बोलो हो जाएगा, ठीक है। जाकिर खान बोलता ना तथास्तु, कब ऊपर वाला तथास्तु बोल दे पता नहीं, तो बड़ा ही सोचो बड़ा ही बोलो, ठीक है। वापस बैक टू ट्रैक, 1 करोड़ रुपए उसको मालूम है कि इवेंट में लगने वाले हैं अंबानी जी के, लेकिन उसके लिए उसको नागपुर से जाना पड़ेगा मुंबई, उसकी फ्लाइट की टिकट्स वो सब उसने लगा दिया 1 करोड़ के आगे। मेन बात क्या आ गई, जब वो 1 हफ्ते के लिए नागपुर में नहीं है, तो 1 हफ्ते की जो उसकी एक्चुअल सेल्स है वो तो मिस हो गई, वो 1 हफ्ते की मान लो उसकी सेल्स 10 लाख रुपए, तो मेरे को अच्छे से सोच के बताओ कि वो रिलेवेंट कॉस्ट में ये 10 लाख रुपए लेंगे या नहीं लेंगे, बताओ। कॉस्ट जब वो अंबानी जी को फोन करेगा और बोलेगा कि भाई मैं तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए लूंगा या मैं 1 करोड़ रुपए लूंगा, आप बताओ। आपको भी लग रहा लॉजिकली कि उसने 1 करोड़ 10 लाख रुपए लेने चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में तो उसकी इतनी कॉस्ट लग रही है ना, 1 करोड़ तो उधर का खर्चा, लेकिन इधर का जो धंधा एम्पर हो रहा है वो 10 लाख रुपए, तो 1 करोड़ 10 लाख इज रिलेवेंट कॉस्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, ये फ्यूचर में लगने वाले कॉस्ट है, देखो इवेंट आज थोड़ी है, इवेंट ऑब्वियसली 1 डेढ़ महीने बाद रहेगा, तो फ्यूचर में लगने वाले कॉस्ट है। तो मैंने क्या बेसिस पे डिसीजन लिया कि फ्यूचर में मुझे क्या कॉस्ट लगने वाला है, कि भाई अंबानी केस में जाऊंगा तो मेरे को अच्छा सूट पहनना पड़ेगा, मेरी टपरी ये टपरी नहीं लेके जा सकता, बड़ा सेटअप लगेगा, तो ये मेरे फ्यूचर में इनकर होने वाले कॉस्ट है। मेरे जो पास्ट में जो इनकर हो गया, जो मेरी टपरी आज है, जो मेरी वो चाय की छन्नी आज है, वो मेरे लिए रिलेवेंट है क्या, नहीं, फ्यूचर में जो कॉस्ट लगने वाले हैं दैट इज रिलेवेंट। देखो आपको लॉजिकल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब जितने भी कॉस्ट है ना, इसमें थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है बिटवीन दिस कॉस्ट एंड दिस कॉस्ट। अगर आप उसको थियरी वाइज याद करने जाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएंगे, तो आपको है ना ये स्टोरीज याद रखनी पड़ेंगी। स्टोरीज मतलब खुद को ही मतलब बताना पड़ेगा कि भाई इसको ये बोलते, इसको ये बोलते, इसको ये क्यों बोलते, इसको ये क्यों बोलते, क्या रिलेवेंट है क्या रिलेवेंट है, दिमाग लगाओ अदर देन मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद करने से। तो अभी आपने खुद ही बोला रिलेवेंट कॉस्ट क्या लेगा, जो फ्यूचर में जो कॉस्ट लगेंगे प्लस दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, समझे। अब आ जाओ, सिंस वी आर कंसर्न विद फ्यूचर कॉस्ट ओनली व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो ऑब्वियसली लग गया अनलेस दे रिमेन अनचेंज इन द फ्यूचर पीरियड आर रिलेवेंट टू द डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस। मान लो क्या हो रहा, अंबानी जी की शादी की वजह से उसको टपरी अपग्रेड करनी पड़ रही, क्योंकि भाई अंबानी जी टेस्ट करने आने वाले हैं, तो फ्यूचर कॉस्ट की वजह से उसका जो संक कॉस्ट था, जो टपरी थी, उसको अपग्रेड करना पड़ा, तो फिर वो रिलेवेंट कॉस्ट। लेकिन अंबानी जी नहीं आने वाले, तो उसकी संक कॉस्ट तो संक कॉस्ट ही रहेंगे ना, उसको अपग्रेड ही नहीं कर रहा, लेकिन फ्यूचर कॉस्ट की वजह से अभी वो कुछ चेंजेस कर रहा, तो वो कॉस्ट भी वो कॉस्ट में लगेंगी, ठीक है, क्लियर है।
और अपन भाई ये सब है ना, ये सब रिलेवेंट कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, मार्जिनल नाम का कॉस्टिंग में आपको पता है ना, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ भी है, पेपर 12 में भी है, पेपर 16 में भी है, फाइनल में। तो ये सब एक बेस बना रहा, रिलेवेंट कॉस्टिंग के ऊपर ही क्वेश्चंस बहुत सारे कि व्हाट इज द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ टेकिंग एन ऑर्डर। मतलब मेरे को अगर कोई ऑर्डर मिलने वाला है तो बेयर मिनिमम मैं उसको कितना प्राइस दूं। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं अपन वापस डॉली डॉली डबरी चाय का अपन बना रहे, डॉली डबरी चाय खड़ी है, अपन गए बोला भाई अंबानी जी की है ना, अंबानी जी ने, अब दूसरा एग्जांपल, एकत्व में चाय पिलाना है, ठीक है, एकत्व में टी ब्रेक में आपको चाय पिलाना है, आ जाओ। रिलेवेंट कॉस्ट क्या, मैं उसको बोला भाई अभी थोड़ा है ना एकदम, मुझे बेयर मिनिमम आप क्या प्राइस दे सकते बताओ, बेयर मिनिमम। तो वो सोचेगा भाई बेयर मिनिमम है ना, मेरे को पुणे जाने का एक्सपेंस प्लस चाय दूध ये पानी बस खर्चा और मेरा कुछ सैलरी, दिस इज बेयर मिनिमम, इतना। अब कुछ चीजें क्या रहता, अब जैसे नीलोफर, हैदराबाद में एक नीलोफर नाम का कैफे, उसकी चाय भाई हम ना 120 या 130 या 80 रुपए की तो ऊपर है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे को बहुत दिनों के जाके। तो नीलोफर की चाय 80 रुपए की है। अब मेरे को एक बात बताओ, 80 रुपीज का, ईमानदारी से बताओ 80 रुपीज का, अब अपन थोड़ा डीप डाइव करते हैं, 80 रुपीज की या शायद 120 रुपए की चाय है शायद, ठीक है, एक चाय, चाय का इतनी गिलास 120 रुपए की, मैं आपको बता रहा, मजाक नहीं कर रहा, जो हैदराबाद के बच्चे होंगे उनको मालूम होगा नीलोफर की चाय कितनी महंगी है। तो मेरे को एक बात बताओ, 120 रुपए में ईमानदारी से बताओ कि सिर्फ मटेरियल जितना लेबर लग रहा है, जितने एक्सपेंसेस लग रहा है उसका ही खर्चा रहेगा क्या? नहीं सर, वो जो नीलोफर है ना बंजारा हिल्स में एकदम प्राइम लोकेशन पे है, तो उसका रेंट भी तो लगेगा, लेकिन प्लस अब नीलोफर 120 की जब चाय पहन रहा तो उसके स्टाफ में एक प्रॉपर रहता है, एक यूनिफॉर्म रहेगा, तो स्टाफ का खर्चा अलग रहेगा। तो ये सब खर्चे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, वो जितने बेचने वाला है उसने फाइनली जाके, प्लस ऑब्वियसली प्रॉफिट भी, ये खर्चे प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो फिर उसने क्या करा बताओ, बताओ बताओ बताओ, जब जाके फाइनल प्राइस निकला। अब मेरे को एक बात बताओ कि अपन ने उनको फोन किया, अपन ने उनको बोला कि भाई चाय का ऑर्डर लेने का है, ठीक है, अपन ने बोला कि मुझे सिर्फ चाय 120, मतलब मुझे 100 कप चाय चाहिए। तो नीलोफर वाले के एग्जांपल से अपन सोचेंगे, अब एक चीज समझो, रेंट ऑलरेडी लग गया, स्टाफ की सैलरी ऑलरेडी लग गई, ठीक है, मैंने उसको आउट ऑफ नोवेयर, मतलब उसका जो नॉर्मल धंधा चल रहा ना, तो नॉर्मल धंधे के हिसाब से लग गया, ये दिस इज फॉर नॉर्मल बिजनेस, दिस इज फॉर नॉर्मल बिजनेस, थोड़ा हेवी जाएगा पॉइंट लेकिन समझो, दिस इज फॉर नॉर्मल बिजनेस, मतलब जो नीलोफर की आके जो चाय पी के जा रहे हैं उसके लिए वो इतनी की चाय दे रहा है 120 रुपए की, क्यों? क्योंकि ये सब उसके एक्सपेंसेस है। अब नॉर्मली उसका धंधा इतना ही चलता, लेकिन मैंने उसको कुछ एक्स्ट्रा धंधा दिया, एक्स्ट्रा दिया। अब मैंने बोला भाई सुन, लेकिन मैं 120 रुपए तो देखो नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत महंगी लगती है, लेकिन मेरे को तेरी चाय पीना है, तू मुझे बता कि तू मैक्सिमम कितना रेट दे पाएगा, मतलब मैक्सिमम मतलब मिनिमम कितना रेट दे पाएंगे, ऑब्वियसली कॉस्ट है तो मिनिमम लगेगा, तो मिनिमम कितने रुपए चार्ज करेंगे मेरे को। तो फिर वो गया घर पे, ठीक है, फिर वो गया घर पे, फिर उसने मेरी क्लासेस ली, फिर उसने सोचा कि भाई रिलेवेंट कॉस्ट क्या है, ये एक्स्ट्रा लेने के लिए मेरे को क्या है, आप समझो, ये एक्स्ट्रा नहीं भी लेता था ना, ये एक्स्ट्रा नहीं भी लेता था तो भी रेंट तो लगने ही वाला था, स्टाफ की सैलरी तो जाने ही वाली थी। इसका मतलब क्या है, ये एक्स्ट्रा लो या ना लो, रेंट तो देना ही है, स्टाफ की सैलरी तो देना ही है, तो दिस बिकम्स इररिलेवेंट कॉस्ट। आप समझ रहे, मैं अगर ये एक्स्ट्रा, मतलब नीलोफर वाला बोल रहा, मैं अगर ये नीलोफर चाय वाला, कि अगर मैं ये एक्स्ट्रा का नहीं भी लेता तो मेरे को रेंट तो वैसे भी लगना है, स्टाफ की सैलरी तो वैसे भी देनी है, ये ऑर्डर लेने की वजह से एक्स्ट्रा नहीं लगा कॉस्ट, ऑर्डर लेने की वजह से जो कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता दैट इज रेलेवेंट कॉस्ट। अब ये एक्स्ट्रा का ऑर्डर लेने की वजह से मुझे क्या एक्स्ट्रा लग रहा सर, मटेरियल लगेगा चाय दूध, और मेरा जो स्टाफ लगेगा जो आपको बना के सर्व करेगा, इसके अलावा मुझे कुछ लगेगा क्या? हाँ सर, ट्रैवलिंग का कुछ खर्चा लगेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका टोटल मिला के आ रहा था पास 50 रुपीज़ का कॉस्ट, प्लस उसका 50 रुपीज़ का प्रॉफिट, 70 रुपीज़ का कॉस्ट प्लस 50 रुपये का प्रॉफिट, टोटल वो 120 रुपये दे रहा था। अब मुझे बताओ उसका वो रेंट, स्टाफ, ये सब क्या है? इररिलेवेंट कॉस्ट है फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डर्स। तो वो मुझे अभी कितना चार्ज करेगा? 30 रुपये टोटल प्लस 50 रुपये का प्रॉफिट, 80 रुपीज़। वो बोला भाई मिनिमम से मिनिमम मैं इतना दूंगा। आपको समझ रहा?
तो जब मिनिमम कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो मिनिमम कॉस्ट के टाइम पे आपको अभी मालूम नहीं, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं लेते। मिनिमम कॉस्ट कितने पे देगा? तो मिनिमम से मिनिमम। ऑब्वियसली अगर मेरे को मान लो कोई स्टूडेंट का फोन आया, बोला कि सर मेरे को आना थोड़ा, मेरा फाइनेंशियली थोड़ा ठीक ठीक चल रहा, मेरे को प्लीज मिनिमम कॉस्ट पे कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल तो मेरे हाथ में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन मान लो मेरे हाथ में अपॉर्चुनिटी थी, तो मैं क्या बोलता, भाई देख मिनिमम तेरे को है ना 2,000 3,000 रुपये तो देने पड़ेंगे। सर क्यों? भाई ये मेरा सॉफ्टवेयर, मतलब एक बच्चे को देने के लिए हमको सॉफ्टवेयर का खर्चा अलग से लगता, हमको बुक्स का खर्चा अलग से लगता, हमको डिलीवरी का खर्चा अलग से लगता। मैं बोला भाई इतना तो दिस इज बेयर मिनिमम कॉस्ट, प्लस मैं तेरे को ओवरहेड्स का खर्चा दो, मतलब दूसरे जो ये रेंट वेंट का, स्टाफ का खर्चा, डिलीवरी चार्जेस, मतलब ये अलग से जो खर्चे तो मैं डाल लेना, लेकिन ये तेरे पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए मुझे इतना खर्चा एक्स्ट्रा लग रहा, तो मैं वो खर्चा तो तेरे से लूंगा ही ना भाई। समझ रहे? मैं घर से खुद थोड़ी लॉस करूंगा, एटलीस्ट मैं कॉस्ट टू कॉस्ट तेरे को दूंगा। मेरे को बुक्स जितने में आ रहे, मुझे डिलीवरी के कितने मेरे को लग रहे, प्लस सॉफ्टवेयर के मेरे को जितने लग रहे उतना तो मैं तेरे से लूंगा ना। दैट इज कॉस्ट। तो रिलेवेंट कॉस्ट के टाइम पे सिर्फ वही कॉस्ट लेते हैं जो जितना मुझे लग रहा है। आप समझ लो जब भाई भाई का रिश्ता है, भाई तेरे को जितने में आ रहा है उतने में तू ले ले, दैट इज कॉस्ट। ठीक है? लॉस पे नहीं बेचना है, प्रॉफिट पे नहीं कमाना है। तो यहाँ पर आप समझो, ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छा बोला कि ये एक्स्ट्रा धंधा हो रहा, ये एक्स्ट्रा धंधा मान लो नहीं भी होता था, तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। आप समझो ये एक्स्ट्रा धंधा अगर नहीं भी होता था, तो नीलोफर की चाय के लिए रेंट तो उतना ही, रेंट तो वो उतना ही दे रहा था, स्टाफ तो वो उतना ही दे रहा था, ये फिक्स हो गया। अब यही यही स्पेस में वो कुछ अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा, यही स्टाफ के साथ वो उसमें ही उनको जितना एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा उससे अगर एक्स्ट्रा काम करा रहा तो उसके एक्स्ट्रा पैसे बन रहे ना। समझ रहे क्या? क्योंकि ये तो फिक्स कॉस्ट हो गया। सर फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, पढ़ेंगे आराम से, लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी जितना जितना पढ़ा रहा, जो जो पढ़ा रहा आप वो समझ लो। क्लियर है क्या? सो दिस इज रिलेवेंट कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, डॉली के केस में जो वो चेन पहन रहा, दैट इज अवॉइडेबल कॉस्ट। भाई क्या जरूरत है चाय बनाने के लिए, जरूरत है क्या? नहीं। अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या है भाई? दूध, दूध के बिना तो चाय बनेगी ही नहीं ना, दैट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। सिंपल है, उसके अलावा कोई साइंस नहीं है इसके पीछे। अवॉइडेबल कॉस्ट आर दोज विच आर अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी शुड नॉट हैव बीन अकर्ड। मतलब एफिशिएंसी को इफेक्ट ना करते हुए वो कॉस्ट को अवॉइड कर सकते। चाय बनाने के लिए गोल्ड चेन की लिए जरूरत है क्या? नहीं। एफिशिएंसी चाय जब भी अच्छी बनेंगी अगर वो गोल्ड चेन नहीं भी बनेगा डॉली वाला, तो दैट इज अवॉइडेबल कॉस्ट अंडर गिवन कंडीशंस, मतलब सेम कंडीशंस पे परफॉर्मेंस एफिशिएंसी शुड नॉट हैव बीन अकर्ड। हाँ लेकिन ऐसा अगर होता है कि भाई वो गोल्ड चेन नहीं पहना तो वो कॉस्ट है ना वो बनाता ही नहीं अच्छी, मतलब वो चाय उसकी अच्छी नहीं बनती, अब वो उसकी साइकोलॉजी है, तो फिर वो अवॉइडेबल कॉस्ट में नहीं आएगा। एफिशिएंसी इफेक्ट नहीं करने को ना। मेरे जो वर्कर्स है कैलकुलेटर ये स्पीड में बना रहे, उनको अगर मैं जब लंच दे रहा, तो अगर मैं लंच नहीं दूंगा मान लो, तो उनको है ना भाई क्या होगा, वो कैलकुलेटर अच्छे से नहीं बना रहे, तो दिस इज फिर वो अवॉइडेबल कॉस्ट में नहीं आएंगे, फिर वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट में वो अवॉइड नहीं कर सकता। तो समझ रहे? बहुत लॉजिकली आप दिमाग लगाना। नेक्स्ट, अब कुछ कुछ लोगों, कुछ कुछ जगह पे क्या करते हैं, कुछ कुछ लोगों की पैकेजिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी रहती। मतलब मैंने एक इधर एक केक है, कॉफी वाला है, थर्ड वेव कॉफी पुणे में, मैंने उनकी कॉफी मंगाई, उनकी पैकेजिंग एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे। तो मैंने जब देखा ना उनकी कॉफी भी बहुत महंगी थी भाई, 300 रुपए की कॉफी थी, तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई ये लोग कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन फिर जब मैंने उनके बारे में पढ़ा ना, तो उनकी खासियत ये है कि दे वांट परफेक्ट, मतलब वो फेमस ही इसलिए पुणे में कि दे आर परफेक्ट इन ईच एंड एवरी टर्म्स। मतलब उनकी टेस्ट में भी दे आर परफेक्ट, उनकी पैकेजिंग में भी दे आर परफेक्ट, दे आर डिजाइनिंग में भी परफेक्ट, डिलीवरी में भी परफेक्ट। जब तुम तुम्हारा ब्रांड ऐसा बनाते हो ना कि तुम हर जगह परफेक्ट हो, तो भाई वो कॉस्ट को तुम अवॉइड नहीं कर सकते। मैंने बोला भाई नॉर्मल तुम थैली में भी दोगे तो कॉफी तो उतनी टेस्टी है। बोले नहीं सर, हमको हम हमारे पैकेजिंग पे भी उतना ही पैसा खर्च करना है क्योंकि हमने ब्रांड ही वैसा बनाया। तो अब वो अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन मान लो कोई नया नया धंधा चालू करा, उसको इतनी पैकेजिंग की जरूरत नहीं है, उसको टेस्ट अच्छा रहा तो ठीक है। तो अगर कोई बंदा, आप मान लो जो मेस वाले रहते हैं वो तो ऐसे नॉर्मल थैली में लेके आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए दैट इज अवॉइडेबल। वो कोई अच्छी थैली में दे या कोई खराब थैली, मतलब खराब मतलब गंदी नहीं, नॉर्मल थैली में दे या कोई बहुत ही अच्छी थैली में दे, तो उनका खाने से कुछ लेन देन नहीं है ना मेस के टिफिन से। अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, अवॉइड कब कर सकते हैं? जब तुम्हारी एफिशिएंसी इफेक्ट नहीं होती तो ही अवॉइड करना। ठीक है? अब जैसे मेरे रूम का एग्जांपल ले लो, एसी इज एन अनअवॉइडेबल कॉस्ट, क्योंकि एसी नहीं रहेंगी तो मेरा कहीं ना कहीं लेक्चर बहुत हैम्पर होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ चॉकलेट्स रखे हैं, ठीक है, अभी मैं बता नहीं सकता, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक सोप की पुड़ी रखी है, ठीक है। कभी कभी ऐसी मीठा कुछ खाने का मन हुआ तो
दिस इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ये नहीं भी लूंगा। अब मेरे को बताओ ये दिस इज अवॉइडेबल या नॉन अवॉइडेबल। कुछ लोग बोलेंगे सर अवॉइडेबल, मैं बोलूंगा नॉन अवॉइडेबल। क्यों? क्योंकि ये नहीं लूंगा तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि लेक्चर में इतना अच्छे से नहीं ले रहा। लेकिन यहाँ पर एक बेड है मेरे लिए, ठीक है, कि मतलब लेक्चर के बीच में नहीं भाई, लेक्चर होने के बाद सेकंड लेक्चर के पहले आप आराम कर सकते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, दिस इज एन अवॉइडेबल कॉस्ट और नॉट? ठीक है, मैं आप कैमरा टर्न करके बता नहीं सकता, लेकिन आप समझो मेरे इधर बेड लग गया। दिस इज एन अवॉइडेबल कॉस्ट और नॉट? यस सर अवॉइडेबल, क्योंकि ये बेड रहेगा नहीं रहेगा तो ये मेरा लेक्चर तो ऐसे रहेगा ना, मैं घर जाके आराम करूंगा। तो दिस कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड। समझ रहा? तो आपको एग्जाम में मतलब जब केस स्टडीज रहेंगी, एग्जाम्पल्स रहेंगी, तो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एन अवॉइडेबल कॉस्ट एंड व्हाट इज एन नॉट अवॉइडेबल कॉस्ट। तो आप समझ रहे कि कितना प्रैक्टिकली अपन डिस्कस कर रहे हैं चीजों को, कितना प्रैक्टिकली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इतने ही प्रैक्टिकली पूरा कॉस्टिंग ऐसी है। आप समझो डॉली टपरी चाय पे अपन ने इतनी देर बात कर ली, अगर अपन मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करना चालू करें तो फिर कितना टाइम लगेगा। उनके बारे में जब अपन देखेंगे कि उनके लिए क्या है रिलेवेंट कॉस्ट, उनके लिए क्या है रिलेवेंट कॉस्ट, क्या अवॉइडेबल कॉस्ट, क्या अनअवॉइडेबल कॉस्ट, क्या इंपोर्टेड कॉस्ट, क्या इकोनॉमिक कॉस्ट, ये कॉस्ट, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जनरल जनरल वापस एक बार आप पढ़ लेना इससे। ठीक है, अब वापस से कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल, वही बोला ना आपको, कोई कॉस्ट को अपन जो कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग एफिशिएंसी दैट इज कंट्रोलेबल, लेकिन कुछ कॉस्ट को अनकंट्रोलेबल, तो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। सर एग्जांपल दो, यहाँ पर देखो कंट्रोल, वापस एक लाइन पढ़ लो एक बार, कंट्रोलेबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट which is subject to direct control of some level of managerial supervision. Non controllable cost is the cost which is not subject to control at any managerial level. अब जैसे मान लो दिवाली पार्टी रखी, ठीक है, कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या है कि अपन 5 स्टार होटल में ना करते हुए 3rd स्टार होटल में करें। लेकिन अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या है भाई, पार्टी तो रखनी पड़ेगी दिवाली पार्टी। कंट्रोल आप क्या लेवल पे कर सकते हैं भाई, 5 स्टार नहीं 3 स्टार करो, दैट इज कंट्रोलेबल। लेकिन दिस इज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट की पार्टीज नहीं रखेंगे, कॉस्ट बचाएंगे, एम्प्लॉयज भड़क जाएंगे, एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं करेंगे, दिवाली के बाद पूरी मूड की उनकी बैंड बजी रहेंगी। ठीक है, मैंने मूड की बैंड बजी रहेंगी बोलने वाला था, ठीक है, मैं अब गलत मत समझो। तो आप समझ रहे विच इज कंट्रोलेबल एंड विच इज नॉन कंट्रोलेबल। चाय में भी समझ रहे हो ना, व्हाट इज कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, एकदम लॉजिकल है, नाम नाम में ही कंट्रोल कर सकते हैं क्या, एफिशिएंसी को अफेक्ट करे बिना, अनकंट्रोल कर सकते, अनकंट्रोलेबल। जैसे घर का छोटा बेटा अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, घर की बड़ी बेटी कंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अगर आप घर के बड़े हो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके ऊपर है ना, मतलब वो कंट्रोल कर ही देते पेरेंट्स, बिना बोले बिना बोले। लेकिन छोटा बेटा जो है, मैं छोटा बेटा हूँ, मुझे मालूम है अपन अनकंट्रोलेबल है, ये लेना है तो लेना है, ये करना है तो करना है। ठीक है, तो वो हर घर घर की कहानी है, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल। सो दोस्तों इतने टाइप के तो कॉस्ट है अपने पास। अब सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, अपन अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं आपको बता रहा नेक्स्ट 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 लेक्चर से अपन मटेरियल कॉस्ट पे भागने वाले हैं। मटेरियल कॉस्ट क्या है? अब सर कॉस्ट शीट पूरा नहीं कंप्लीट करेंगे क्या? नहीं दोस्तों, कॉस्ट शीट अपन पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो कॉस्ट शीट में ना ऐसी थियरी है पूरी, तो मैं आपको स्टार्टिंग में ना सिर्फ थियरी पढ़ा के बोर नहीं करना चाहता। थियरी कंसेप्ट, थियरी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल थियरी, थियरी प्रैक्टिकल। जब जब आपको ये चैप्टर में से जो जो थियरी रिक्वायर्ड रहेंगी अपन आएंगे उस चैप्टर में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज कॉस्ट पढ़ाना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अपन जो पढ़ने वाले हैं ना दैट इज नथिंग बट मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड्स इज नथिंग बट अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट। तो पूरा कॉस्ट ही कॉस्ट पढ़ने वाले, तो अपने को मालूम तो रहेगा ना कि व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट किसको बोलते हैं, कितने प्रकार की कॉस्ट होते हैं, वो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया अभी। ठीक है, अब आपको ये पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एकत फॉर्म फॉर सीएमए पे। ठीक है, एकत फॉर्म फॉर सीएमए पे मिल जाएगा आपको, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। अब ये जो जो भी है अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई बात। इसके अलावा आपको और एक चीज मैं आपको बता रहा, आपको स्टडी मटेरियल खोलना है, ये क्वेश्चन बैंक मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना है और मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो कॉस्ट शीट के। ठीक है, कॉस्ट शीट के जो जितना मैंने कंसेप्ट पढ़ाया उसके लिए आप कौन से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा 1 पॉइंट, इधर आ जाओ आप, इधर से पेज नंबर कौन सा है ये, 12, पेज नंबर 12 से आप अगर आपको गो थ्रू करने की इच्छा हुई तो यहाँ से आप है ना एक बार कब फिलहाल के लिए पढ़ाई चालू कर सकते हैं कि यहाँ से। ठीक है, क्या क्या बना रहा मैं, यहाँ से क्या बनाऊँ मैं,
ठीक है, उंगली बना दिया। तो व्हाट इज कॉस्ट शीट? कॉस्ट शीट अपन ने बहुत डिस्कस किया। तो इंपॉर्टेंस है, उसके ऑब्जेक्टिव है, ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट, ये आपको आता है। ये सब पढ़ना, थोड़ा बहुत समझेगा नहीं समझेगा, फिर ये आपको आता है। उसके अलावा बस इधर तक, ठीक है। फिर ये जो जीएसटी का जो कंपोनेंट है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। इधर तक की कॉस्ट को क्या करना है आपको, इधर तक आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ पढ़ो मत, बाकी थियरी 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 है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, लोड लेने की कोई बात नहीं है। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्टिंग क्या है, नाम तीनों भी भाई एक जैसे लगते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग है, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। आज मैं आपको समझाने जाऊंगा ना, आपके सिर के ऊपर से जाएगा, दैट इज 100% गारंटी। लेकिन जब पूरा कॉस्टिंग हो जाएगा ना पढ़ के, तो ये सब चीजें भाई एट द एंड ऑफ द पढ़ेंगे तो मजा आएगा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन मैं अभी आपको पढ़ाने जाऊंगा ना, कॉस्टिंग है ना भाई, फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर वेस्टेजेस को हेल्प करने में, लोकेट करने में हेल्प करता, ठीक है। आपको अभी लॉजिकली नहीं समझेगा, लेकिन अभी अपन मटेरियल पढ़ लेंगे, लेबर पढ़ लेंगे, एम्प्लॉय पढ़ लेंगे, उसके बाद आप बोलोगे अरे हाँ उधर अपन ने सेलिंग प्राइस निकाला था, उधर अपन ने मटेरियल लेबर में अपन ने निकाला था, कि इसको कैसे बचा सकते, ओवरहेड में ये कैसे कर सकते। तो ये सब क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जब पढ़ेंगे ना तो जब मजा आएगा। स्कोप क्या है, ये सब सिर्फ मैं चाहूँ तो मैं अभी पढ़ा सकते, सिर्फ बड़बड़ करना है आपको, लेकिन आपके सिर के ऊपर से जाएगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। इसलिए अपन ये जो है ना, ये भी सब चैप्टर है। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग आप पढ़ सकते हैं, अपन ने पढ़ लिया। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक चैप्टर है। सो थियरी थियरी है भाई फर्स्ट चैप्टर, टेंशन मत लो, कर लूंगा, लिमिटेशंस वगैरह, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल अपन चालू करेंगे अपना सेकंड चैप्टर, दैट इज मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन मटेरियल कॉस्ट के ऊपर ही भिड़ेंगे डायरेक्ट। कॉस्ट शीट के कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि ये आप ट्राई कर सकते हो, अभी नहीं भी करूंगे तो चलेगा। अब बस मैं जितना पढ़ाया उतना पढ़ लो, कॉस्ट शीट के स्टडी मटेरियल खोलो, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं उधर मैसेज कर दूंगा कि दिस क्वेश्चंस कैन बी ट्राइड बाय योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चंस बाद में नहीं करूंगा, ये सब होने के बाद अपन कॉस्ट शीट वापस से लेंगे, तो कॉस्ट शीट आप वापस से जरूर करोगे उसकी, मतलब वो ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा नहीं, क्वेश्चन अपन डिटेल में पढ़ेंगे पूरा का पूरा, लेकिन अभी नहीं, बाद में, ठीक है। अभी पहले एक एक भाई को पढ़ते हैं, बाद में फैमिली फोटो लास्ट में लेंगे, ठीक है दोस्तों। सो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। आई थिंक मजा आएगा, मटेरियल में बहुत मजा आता भाई। इसका मैं इंपॉर्टेंस अगर आपको बताऊं, 7 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक एमसीक्यू, फिक्स फिक्स, मतलब मटेरियल या तो एम्प्लॉय। अभी अपन 2 चैप्टर पढ़ेंगे, अभी 3-4 दिन अपना मटेरियल चलेगा, फिर उसके बाद एम्प्लॉय चलेगा। 8 दिन में आप समझो 7 मार्क का एक क्वेश्चन फिक्स, और इतना इजी ना आप पढ़ोगे ना, गिन चुन के 5 से 6 फॉर्मुलेज, 5 से 6 फॉर्मुलेज, 5 से 6 कंसेप्ट, बस 5 से 6 कंसेप्ट में मटेरियल खत्म। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बैंक किधर गई, देखो ये अपनी क्वेश्चन बैंक है। कितने क्वेश्चन है भाई, गिन चुन के 25-30 क्वेश्चन होंगे। आ जाते लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। अब देखो क्वेश्चन बैंक में आपको एक खासियत बताता, मैंने सब कुछ कर दिया, मतलब 39 क्वेश्चन के अलावा आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कहीं भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो प्लीज मुझे भेजना, मैं इनकॉर्पोरेट कर लूंगा, लेकिन मिलेगा तो नहीं, क्योंकि मैंने इसमें स्टडी मटेरियल, मॉडल टेस्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीटीपीस, पोस्टल टेस्ट पेपर्स, पूरे के पूरे क्वेश्चंस डाल दिए मैंने इसमें। देखो आपको रेफरेंसिंग में मिलेगा क्वेश्चन बैंक में, कि क्वेश्चन नंबर 39 में मॉडल क्वेश्चन पेपर ये कहाँ से आया। मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 23 का सेट 1 का क्वेश्चन है, आप समझ रहे, दिसंबर 23 का सेट 1 का क्वेश्चन है। उसके ऊपर आ जाओ, मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 25 का है, सेट 2 का क्वेश्चन। फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया जून 25। सर इसका सोल्यूशन नहीं दिया, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एडवांटेजेस ऑफ एबीसी एनालिसिस का है अपना चैप्टर 2। देखो 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 देखो, एबीसी एनालिसिस का है, ये रहा एबीसी एनालिसिस, एडवांटेजेस ऑफ एबीसी एनालिसिस। अब मैं वापस से यही 5 पॉइंट उधर कॉपी करूंगा, आपकी बुक मोटी होंगी। आप समझ रहे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, मैंने उसके लिए जानबूझ के नहीं दिया। एडवांटेजेस ऑफ एबीसी एनालिसिस यही 5 पॉइंट में उधर लिखता था। तो मेरे को एक बात बताओ, कुछ कोई सेंस बनता था क्या? वो बोलता ना क्या नाम है उसका, बस्सी, कोई सेंस है इस बात का? नहीं है, बस वही है। वैसे व्हाट इज एबीसी एनालिसिस मेन एडवांटेजेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो जून 24 जून 25 सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, फिर स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन हो गया, ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ये अपनी क्वेश्चन बैंक है और ये अपनी चैप्टर नोट्स है, ठीक है। तो मजा आएगा बहुत सारा। कल आ जाओ, कल के लेक्चर में अपन मटेरियल कॉस्ट पढ़ने, मटेरियल कॉस्ट चालू करेंगे, एंड जितना भी रिमेनिंग कॉस्ट शीट है मैं आपको टाइम आने पे करा दूंगा, टेंशन घेऊ नका, ठीक है। भाई महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी तो बोलनी पड़ेगी ना आप मेरे को,
ये तो अभी जैसे केस हुआ गुज्जू भाई के साथ, वैसे मेरे साथ हो जाएगा। तो मैं बोल रहा टेंशन घेऊ नका, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ऐसी सीएमए इंटर की हमारे पूरे टीम के डेमो लेक्चर्स चालू है, विजय साड़ा सर के यूट्यूब चैनल पे भी चालू है, और एकत फॉर्म फॉर सीएमए, दो अलग अलग यूट्यूब चैनल है, दोनों पे भी चालू है, ठीक है। तो आप सबके डेमो लेक्चर्स देख लो, आ जाओ क्लास में, बहुत मजा आएगा। प्रैक्टिकली अपन पूरा पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। सो कुछ भी डाउट्स आया तो आपके पास मेरी ईमेल आईडी है askpranesar@gmail.com। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल दैट बाय। और हाँ, इसके अलावा आपको कुछ चेंजेस चाहिए, मतलब सर आप ऐसा पढ़ो ऐसा पढ़ो, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो, यूट्यूब कमेंट्स पे भी सजेशन दे सकते हो, मेल में भी सजेशन दे सकते हो, ठीक है दोस्तों, बाय।